SARE Foundation for the Blind। अस्सलाम वालेकुम तमाम आने वाले पार्टिसिपेंट्स को खुशामदीद आज के वेबिनार में। आज का वेबिनार बहुत ही ख़ास है और आज के वेबिनार में हमारे साथ शामिल हैं इमादुद्दीन और उनके साथ हैं अली इमरान। ये दोनों एस्पायरेंट्स हैं CSS 2026 के। जैसा कि हमने आपको एडवर्टाइजमेंट में बताया था कि आज का वेबिनार उन हमारे होनहार साथियों के साथ है जिन्होंने 2026 का CSS अटेम्प्ट किया। हम इनके साथ आज डिस्कस करेंगे कि इस दफ़ा के पेपर्स में क्या ट्रेंड था, क्या वो अपने एक्सपीरियंसेस अपने दूसरे साथियों के साथ शेयर करना चाहेंगे और क्या वो गाइडलाइन है जिसके तहत वो चाहते हैं कि आने वाले जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स हैं उसके ऊपर अमल दरामद करें। तो आज का वेबिनार बिल्कुल ख़ास होने जा रहा है और इसको हम थोड़ा सा बिल्कुल एक ट्रेडिशनल वेबिनार उस तरह नहीं रखेंगे। इसका जो स्टाइल है वो कन्वर्सेशनल होगा। मैं अपने जो हमारे दोनों होस्ट हैं उनसे बारी बारी क्वेश्चंस करता जाऊंगा, सवालात करता जाऊंगा और वो इंशाल्लाह फिर उन सवालात का रिस्पॉन्ड करते जाएंगे। और उसके बाद हम जिस तरह हमारा ट्रेडिशनली वेबिनार चलता है कि फ्लोर जो है वो तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए ओपन हो जाता है और वो अपने जो मुतल्लिका क्वेश्चंस हैं वो कर अपने हमारे जो गेस्ट हैं या जो आज के होस्ट हैं उनके साथ कर सकते हैं। अब हम आगाज़ करते हैं। तो मैंने खुद भी इस दफ़ा CSS का अटेम्प्ट किया है और मैं भी आज इन दोनों के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। आज पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एक सैर हासिल गाइडलाइन देकर भेजा जाए और हमारे जो गेस्ट हैं उनसे उनसे भी पूरा एक्सपीरियंस उनका भी एक्सपीरियंस पूरी तरह से उनसे पूछा जाए कि भाई उनका एक्सपीरियंस कैसा था इस दफ़ा के पेपर्स में। तो सबसे पहले मैं खुश आमदीद कहता हूँ अपने दोनों गेस्ट को। कैसे हैं अली, कैसे हैं इमाद? जी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आप बताओ फरकान, क्या हाल है? सब ठीक है? सब अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आज का वेबिनार हमारा ना बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है तो आपके साथ मिलके। अच्छा इमाद, बताइएगा इस दफ़ा का आपका CSS का एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा ख्याल है आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फर्स्ट अटेम्प्ट था। हाँ जी, तो मेरा तो फरकान भाई एक तो फर्स्ट अटेम्प्ट था ये और हम्म। दिलचस्प एक्सपीरियंस रहा, इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था और आई होप सो यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं उन्होंने भी शायद ये चीज़ देखी होगी या पता होगा उन्हें भी। इस दफ़ा पेपर्स ना डिफ़िकल्ट थे ना आसान थे बल्कि डिफरेंट थे। तो हमारा एक्सपीरियंस मेरा तो पहला था और वो भी डिफरेंट पेपर्स के साथ एक्सपीरियंस था। बिल्कुल, हम वन बाय वन करके तमाम जो पेपर्स हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, मैं ऑडियंस को इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि CSS का जब रिटर्न होता है उसमें जो 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स और 6 ही ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, 12 टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका आपने पेपर देना होता है और जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए आपको 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं 6 उनके लिए आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 33 होता है। अच्छा अमाल, बताइएगा आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे? मेरे यार ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में एक तो पॉलिटिकल साइंस था, इसके अलावा जेंडर स्टडीज, क्रिमिनोलॉजी, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी और जर्नलिज्म। जबरदस्त। अच्छा, तो कितना अरसा लगा? जो हमारे जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनका एक बड़ा अमूमी क्वेश्चन होता है कि कितना आपको अरसा लगा इस सब को प्रिपेयर करने में? देखें, कोई भी बंदा जो बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहा है ना, उसको मिनिमम 1 ईयर देना चाहिए एंड सेम गोस फॉर मी। मैंने भी मिनिमम 1 ईयर तो दिया है। 1 ईयर से कम आप तब ट्राई करें जब आप रिपीटर हैं, जब आप सेकंड टाइम दे रहे हैं या थर्ड टाइम दे रहे हैं, क्योंकि पहले साल देखें अंग्रेजी भी है और इंग्लिश कोई वो तो नहीं है जो आप मैट्रिक या FSC में करके आए हैं या 8वीं जमात में करके आए हैं। इट्स प्रॉपर इंग्लिश, एडवांस इंग्लिश। आपने अपनी वर्ड बेस बनानी है, आपने अपनी वोकैब बिल्ड करनी है, ग्रामर बिल्ड करनी है। तो हर बंदे का ना तो ही जैसे एजुकेशन लेवल होता है ना ही जैसे अंडरस्टैंडिंग होती है। 1 ईयर कम से कम जरूर देने आप इफ यू आर अ न्यू एस्पायरेंट। यानी आपके रिकमेंडेशन ये है कि 1 साल लाजमी दिया जाए अगर किसी भी कोई भी न्यू एस्पायरेंट जो है। लें जी एस्पायरेंट्स, अब आप तैयार हो जाएं, अब आपके पास पूरा 1 साल है इस टाइम। तो अभी से आप अगर आप 2027 की अटेम्प्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो अपना माइंड क्लैरिफाई कर लें और इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें। अच्छा, जो आप
आपने अपना जो प्लान बनाया, ये जो एक स्ट्रेटेजी बनाई तैयारी करने की कि कौन सा सब्जेक्ट आप पहले करेंगे या कौन सा सब्जेक्ट आप बाद में करेंगे, तो कोई इस तरह की खास स्ट्रेटेजी अगर आप हमारे जो ऑडियंस है उनके साथ शेयर करना चाहें। खास स्ट्रेटजी जो है मेरे ख्याल से फुरकान भाई, सबसे पहले तो जितने बच्चे हैं ना, क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करना है अंग्रेजी में, अंग्रेजी पे सबसे पहले फोकस करना शुरू करें। अमूमी तौर पे ये बात कही जाती है कि जी, मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अमूमी तौर पर ये बात कही जाती है कि जी आप अखबारात पढ़ना शुरू कर दें, डॉन पढ़ना शुरू कर दें वगैरह वगैरह। लेकिन याद रखें, डॉन की अंग्रेजी बहुत एडवांस्ड अंग्रेजी होती है, वो कोई इतनी आसान नहीं होती। एकदम से डॉन पे ना जंप करें, लेकिन अपनी ग्रामर सीधी करना शुरू करें। वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स जो है वो लर्न करना शुरू करें। GRE की वोकैब है, इस तरह से आप जारी बात है डिफरेंट कोर्सेज पढ़ रहे होते हैं, उसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आ रही होती हैं, उनको अपने अंदर कोई नोटबुक ले लें, कंप्यूटर पे वर्ड फाइल बना लें, उस पे जो है वो आप उनके मुतालिब और जुमला साजी असल चीज़ है, जुमले वगैरह उसके जो है वो नोट डाउन करना शुरू कर दें, लिखना शुरू कर दें। फिर उसके बाद आप डॉन पे जाएं और अपनी अंग्रेजी सबसे पहले सीधी करें, फिर आप बाकी ऑटोमेटिकली सीधा होना शुरू हो जाएगा सारा कुछ। सही। अच्छा, मैं अब जरा अली की तरफ देखो। अली आप आ गए हैं? अली मौजूद हैं? अच्छा, अभी अली मौजूद नहीं है हमारे साथ। जी फरकान भाई, अब आवाज ठीक है? बहुत बेहतरीन आवाज, बहुत बेहतरीन आवाज, जबरदस्त अली। अच्छा अली, क्विकली हमें बताइएगा यार, इस दफा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा तमाम, और ये बताइएगा कि आपकी पहली अटेम्प्ट थी कि क्या सूरत हाल थी? अच्छा, मैं इसके बारे में एक चीज एक्सपीरियंस के बारे में बता दूं कि इस दफा जो भी एनालिटिकल किस्म के लोग थे, जिनकी एनालिटिकल फैकल्टीज अच्छी थी, उनका एक्सपीरियंस तो आई एम श्योर कि बहुत अच्छा रहा होगा, ठीक है। बट पीपल हु आर रोड लर्नर्स, तो मैं उनके बारे में कह सकता हूँ कि वो जरूर हर पेपर में एम्बिवलेंट थे, कंफ्यूज होंगे, क्योंकि इस दफा जो पेपर पैटर्न था वो बिल्कुल भी इस तरह लग रहा था कि जैसे रोड लर्नर्स को बिल्कुल खत्म करने के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। तो इसमें कोई वो भी नहीं था कि आपने ये पढ़ा है वो पढ़ा है। इसमें आपका जो कोर्स वर्क है, जो आपने आई मीन BS में या MPhil में या इंटर या जो भी आपने पहले पढ़ा हुआ है, या जो आपने पहले आजकल ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, वो सारा उसी पे बेस्ड पेपर था। तो यहाँ पे भी जो लोग हैं, मैं यही बात कहूंगा कि रोड लर्निंग को छोड़ दें, ठीक है। आप इसको छोड़ देंगे तो इसका कोई वो टाइम नहीं है कि इतनी देर में होगा, कोई फ्रेमवर्क कुछ नहीं है, ठीक है। आपको यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू एनालाइज थिंग्स। इफ यू आर अ गुड एनालाइजर, देन यू आर गोना क्रैक दिस एग्जाम। बट इफ यू आर अ रोड लर्नर, तो आप इसको नहीं कर सकते। और ये कुछ ईयर से ये ट्रेंड चला आ रहा है, अगर आप पेपर पैटर्न उठा के देखें। बट इस दफा तो बिल्कुल ही उसने इस दफा इसको टिल्ट कर दिया कि भाई यही चीज है, सारा कुछ ही है। तो इस दफा ये इस तरह का पेपर था, मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी अप्रोच है एग्जामिनर। बिल्कुल, इसको समराइज जो है मादुद्दीन ने बड़े अच्छे अल्फाज में मादुद्दीन किया। उसने कहा कि भाई इस दफा पेपर ना डिफिकल्ट थे ना इजी थे, इस दफा पेपर डिफरेंट थे। और वो बिल्कुल आप भी जो अली इमरान है, वो आप भी जो बिल्कुल ही एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि इस दफा जो पेपर है वो डिफरेंट आए हैं। और एनालिटिक मैंने भी एक्सपीरियंस, मेरा भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही है। मैं भी जो फील करता हूँ अपने यानी अटेम्प्ट के बाद, वो यही है कि भाई जो पेपर था इस दफा एनालिटिकल था, मत कंसेप्चुअल था। अगर आपको मिसाल देता हूं मैं आपको, करंट अफेयर्स में एक सवाल था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आपने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बताना था कि उनकी कोई भी 3 सस्टेनेबल गोल्स। मैं आपको बताऊं ऑडियंस आपके लिए कि भी यूनाइटेड नेशन के फोरम पे ना 17 गोल्स मुतय्यन हो गए हैं कि भाई 2030 तक पूरे वर्ल्ड वाइड वो अचीव करने हैं, ठीक है। अगर हमने इस दुनिया को बेहतर प्लेस बनाना है तो ये दुनिया का इस पर ना कंसेंसस है, ठीक है। अच्छा, अब 3 गोल पूछे गए और पूछा गया कि भाई पाकिस्तान के अंदर इनकी इम्प्लीमेंटेशन का क्या सूरत हाल है। मतलब अगर कोई ऐसा बंदा होगा जिसने वो सस्टेनेबल गोल्स याद किए हुए होंगे, तो वो क्या करेगा, वो उठा के सस्टेनेबल गोल्स लिखना शुरू कर देगा। पहले नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है, नंबर 4 ये है, नंबर 5 ये है, ठीक है। तो क्या इसका नाम है, इसी तरीके से अगर किसने सिर्फ सिंपल फैक्ट्स याद किए हुए हैं, तो वो क्या करेगा, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज कर देगा, भूल जाएगा।
और वो जो है ना सिंपल क्या इसका नाम है, फैक्ट्स जो है पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान में पॉवर्टी का ये हिसाब है, पाकिस्तान में एजुकेशन का ये हिसाब है, पाकिस्तान में जो इन्वायरमेंट है उसका ये हिसाब है, फलानी चीज का ये हिसाब है, तो वो उसको कनेक्ट नहीं करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। बिल्कुल इसी तरीके से जिस आपने बताया, बिल्कुल अगर एक बंदा जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखता है और एनालिटिकल पावर रखता है, वो ही इस तरह के क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाएगा। अच्छा कोई खास स्ट्रेटेजी लिए अगर आप हमारे जो हमारे साथ साथी हैं उनको सजेस्ट करना चाहें कि भाई यार ये वाली स्ट्रेटेजी आपने अपनाई, तो ये बड़ी करामत थी, या ये चीजें थी, ये तो बिल्कुल ना करें। हाँ, दो चीजें, एक चीज तो जो करनी चाहिए और एक चीज जो नहीं करनी चाहिए। जो करनी चाहिए वो तो ये है कि रीड, ऑब्जर्व एंड एनालाइज, ठीक है, या लिसन कर लें इसको, लिसन, ऑब्जर्व एंड एनालाइज। आप कुछ भी चीज को पढ़ रहे हैं उसके डॉट्स कनेक्ट करें। सबसे पहले पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करें, ठीक है, उसके बाद उसको ग्लोबल लेवल पे कनेक्ट करें, ठीक है, कि इस चीज को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। वो फोस्टर जो है उनका एक कोट है ना कि ओनली कनेक्ट, हम कनेक्ट करके चीजों को ज्यादा बेहतर से तरीके से समझ सकते हैं। आपने कोई भी बुक है, कुछ भी, कोई आर्टिकल पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, वो जिस भी लेवल पे है, आप उसको हर लेवल पे कनेक्ट करके देखो कि यार ये इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, ये क्या चीज है, ठीक है। और सेकेंडली आप कुछ भी पढ़ो, फॉरन चैट जीपीटी और ये जो टूल्स हैं इन पे ना जाओ, खुद सोचो कि यार ये क्या चीज है, उसको पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं समझ आ रही छोड़ दो उसको, ठीक है। और मैं ये चीज हमेशा कहता हूँ, कभी भी दो चीजों को एट ए टाइम स्टार्ट ना, सॉरी, एक चीज को एट ए टाइम स्टार्ट ना करें। मिनिमम दो होनी चाहिए और मैक्सिमम जितनी आप अब्जॉर्व कर सकें। अब दो क्यों होनी चाहिए कि आप एक चीज से समटाइम फेड अप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, आउटलाइन में आपका बिल्कुल ही माइंड रुक गया कि यार मैं क्या लिखूं आगे। ओके फाइन, उसको छोड़ दें, थोड़ी देर सोचें, फिर जो आपने 7 सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है उस पे काम करना शुरू करें। उस जब आप दूसरे सब्जेक्ट पे काम करेंगे, आई एम श्योर कि आप जो ऐसे आप लिख रहे थे ना उसके बारे में आपके माइंड में कोई ना कोई आइडियाज जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप एक ही चीज को लेके चल रहे हैं तो आप वो एक बड़ा बोरिंग सा, रिपेटिटिव सा आपको लगेगी चीजें। तो एक तो ये काम करें कि जो भी चीज है उसको एनालाइज करें, और जब आप समझें कि यार यस आई एम डन, देयर इज नथिंग कि जिसको मैं अब जो है ना अब्जॉर्व कर सकूं या कुछ मैं इसको कनेक्ट कर सकूं, फिर आप चैट जीपीटी पे जाएं, ठीक है, जो भी ऑनलाइन टूल्स हैं उधर जाएं, गूगल पे जाएं, आर्टिकल्स पकड़ें, सबको पकड़ें, फिर देखें कि यार जो मैंने एनालिसिस किया था या इसका एनालिसिस है, क्या सीन है, आई मीन मैं कहाँ पे फॉल कर रहा हूँ, मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है, कुछ इस तरह की हैं चीजें। अब देखें कुछ चीजें तो हैं फिक्स हैं, 2+2 4, वो तो जाहिर है आपकी चीजें वही होनी चाहिए कि जो ऑनलाइन चीजें दी हुई हैं जो आपने एनालिसिस किया। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप, और कुछ चीजों में ये जरूरी नहीं है कि जो उनका एनालिसिस है वो आपका भी एनालिसिस हो। अब देखें ना, ट्रम्प का एक बोर्ड ऑफ पीस है, इसने बनाया, ठीक है, कि जी हमने फलस्तीन में जो है वो चीजों को बेहतर करना है, उसमें अराउंड 60 कंट्रीज को उसने इनवाइट किया। अब इसका जब एनालिसिस करेंगे तो वो जरूरी नहीं है कि जो CNN ने दिया है या जो इकोनॉमिस्ट ने दिया, किसी भी वेबसाइट ने दिया है, वो आपका भी वही हो, डॉन ने दिया है। बट ये कि आपका एनालिसिस होना चाहिए और उसमें आर्गुमेंट्स होने चाहिए, बस ये बात है। ये जरूरी नहीं है कि आपका उससे मैच करे, ठीक है। अच्छा, अब ये तो चीजें जो मैं समझता हूँ करनी चाहिए, आई मीन बिल्कुल बेसिक लेवल पे, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिगनर से के लिए। अब जो चीज नहीं करनी चाहिए, जो चीज नहीं करने वाली है वो ये है कि सर्कस के घोड़े ना बने, ठीक है। सर्कस का घोड़ा क्या होता है, वो जहाँ पे भी उसको ले जाए वो नाचना शुरू कर देता है, ठीक है। आप ये ना करें कि आपने मेरी बात सुनी तो अब मेरी बात फॉलो करना शुरू कर दी, यार ये बंदा ठीक बात कर रहा है, ऐसे ही करना है, मैंने ऐसे ऐसे ही लिखना है, ऐसी पर ऐसी का पैटर्न है, फलां का यही पैटर्न है, मैंने तो यही रखना है। फिर फरकान भाई बात करेंगे, नहीं 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 यार वो नहीं ठीक था, फरकान भाई से ही बात करें, ये ठीक। अब फिर अमाद को सुन, ऐसे ना करें, ठीक है। अब मैं आपको कुछ 10 यूट्यूब के लिंक्स भेज सकता हूँ जो जिनका CSS क्वालिफाइड है, PMS भी क्वालिफाइड है, ठीक है, वो पैस में काम कर रहे हैं, पैस मतलब पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में, ठीक है। और उन 10 के 10 बंदों का तरीका डिफरेंट है, ठीक है। तो बात ये है कि वो कहते हैं कि पास होने के लिए ना सिर्फ आपको एक तरीका चाहिए और फेल होने के 100 तरीके हैं, ठीक है, ऐसे में। तो क्योंकि ऐसे में ही सबसे ज्यादा फेल होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बट अब इसको दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी ले जा सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ ऐसे की ही बात कर रहा हूँ। आप एक पैटर्न पकड़े, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस करें और एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करें। आपको लगे कि यार मैं आई एम गुड एट इट, आई कैन डू इट, ठीक है, तो इट अपील्स मी,
तो ओके, गो विद दैट, ठीक है, उस मेथड के साथ चलें। अब मेथड से मतलब मेरा क्या है, क्या मीन है कि आप आउटलाइन बना रहे हैं ऐसे की, तो अब वो कुछ फ्रेजेस में लिखते हैं, कुछ बुलेट में लिखते हैं, कुछ सेंटेंसेस में लिखते हैं। अब उसके बाद इंट्रोडक्शन, कुछ कहते हैं आउटलाइन में थीसिस स्टेटमेंट लिखनी चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं जी इधर तो नहीं लिखनी चाहिए, इंट्रोडक्शन में लिखनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं इंट्रोडक्शन एनीडोट से स्टार्ट करें, कुछ कहते हैं नहीं कोटेशन से स्टार्ट करें, ठीक है। अब सबकी अपनी अपनी फक्की है, सब बंदा अपने अपने हिसाब से उसको बेच रहा है, ठीक है। तो आपको कौन सी फक्की पसंद है, कौन सी एंटी वेनम पसंद है, आपने वो लेनी है और वही खानी है, और ताकि आपका स्टमक ठीक रहे। अब सबकी ट्राई करेंगे तो यू विल बी डन एंड डस्टेड, ठीक है। तो ये दो चीजें, एक लिसन या रीड, ऑब्जर्व एंड एनालाइज, दूसरी कि सर्कस का घोड़ा नहीं बनना, इंशाल्लाह यू विल बी डन। बहुत जबरदस्त। अब तक की जो मैं हमारे दोनों पार्टिसिपेंट्स ने जो बातें की उनको मैं एक जल्द क्विकली समराइज कर देता हूँ। पहली बात जो अमाद ने की, वो आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, इंग्लिश पे फोकस करें और स्टार्ट विद बेसिक्स और देन मूव टू द एडवांस सोर्सेज लाइक डॉन और मतलब जो और दीगर जहाँ पे अंग्रेजी अच्छी लिखी हुई होती है उनके ऊपर मूव करें, कम से कम 1 साल दें, ठीक है। फिर हमारे पास जो दूसरी बात बड़ी अहम आई हुई है कि इस दफा के पेपर्स डिफरेंट थे और आप अपनी एनालिटिकल स्किल्स हैं उनको पॉलिश करें। हमारे साथ ट्रेजेडी पता क्या होती है, ये होती है कि हम 16 साल या 14 साल या 18 साल जो जिस सिस्टम से पढ़ कर आए होते हैं वहां पर रोट लर्निंग, मतलब रोट लर्निंग से मुराद ये है कि याद करना और जो हमने याद किया वो अगले दिन आके पेपर में प्रोड्यूस कर देना, ठीक है। ये क्या है, इसका नाम है हमारी एक, हम ट्रेंड हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम सीएसएस के लिए बैठते हैं तो ये चीज बिल्कुल उलट जाती है और आपको जो आपने याद की, आपको वहां पे चीजें, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ याद नहीं करना पड़ता, वहां पे फैक्ट्स है, बेतहाशा फैक्ट्स हैं, मतलब इकोनॉमी के रिलेटेड फैक्ट्स हैं आपको याद करने हैं, आपको पाकिस्तान के जियोग्राफी के रिलेटेड फैक्ट्स हैं आपको याद करने हैं, आपको दुनिया के जो ऊपर हैपनिंग्स हो रही हैं, बोर्ड ऑफ पीस है मिसाल के तौर पे, जिस तरह अली भाई ने एग्जांपल दी, इसके अंदर कितने मेंबर्स ने ज्वाइन किया, अच्छा उसके बाद जो ट्रंप ने पॉइंट्स दिए थे कितने थे, 20 पॉइंट्स थे, ठीक है। ये इस तरह की बातें आपको याद करनी है, लेकिन सिर्फ याद नहीं करनी, और इससे बढ़कर आगे आपको मतलब इनको एनालाइज करना, जिस तरह अली भाई ने बड़े अच्छे तरीके से आपको बताया कि भाई जो चैट जीपीटी पे सिंपल ये यानी जो वो फैक्ट्स बता रहा है, जो बात बता रहा है उसके ऊपर इत्तेफाक करके ना बैठ जाए, सबसे पहले सोचें जो आपके सामने फैक्ट आया है, जो बात आई है, इसका इसको मैं पाकिस्तान से कैसे कनेक्ट करता हूँ, इसको मैं क्या इसका नाम है ग्लोबली कैसे कनेक्ट करता हूँ, इसको मैं करंट जो हालात है उनसे कैसे कनेक्ट करता हूँ, और इस सब के अंदर मेरा पर्सपेक्टिव कैसे जनरेट होता है, ठीक है। तो ये बड़ा अहम है। और जो सीएसएस के पेपर्स हैं उसके अंदर जो समझ लें 80% पोर्शन है ना, वो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है, 80%, और 80% के अंदर आपके एनालिसिस और आपका पर्सपेक्टिव क्या, आप क्या इस बारे में सोचते हैं, वो इस बारे में पूछ रहे होते हैं, ठीक है। चलो जी, अब हम ना ऐसा करते हैं हाँ, एक बड़ा अहम सवाल, दोनों मेरे पार्टिसिपेंट से, दोनों हमारे पास विजुअली इंपेयर्ड हैं और दोनों ने लैपटॉप पर, मैंने भी लैपटॉप पर, हम तीनों ने जो है ना लैपटॉप के जरिए पेपर अटेम्प्ट किया। तो बताइए कोई ऐसी चीज जो एक्सेसिबिलिटी के हवाले से हमें आपको मुश्किल फेस करनी पड़ी हो। सबसे पहले अमाद आप बताइएगा। अच्छा, लैपटॉप का, अच्छा आवाज आ रही है मेरी? आ रही है हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है अमाद, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, जो लैपटॉप का मामला है ना, लैपटॉप एक बहुत अच्छा मीडियम है पेपर देने का, लेकिन सवाल है कि 1-2 कंडीशन है उसके लिए। पहली कंडीशन तो ये कि यहाँ पे जो ज़्यादातर बच्चे हैं डेफिनेटली वो हमारी तरह ही है, तो पहले तो चीज़ ये कि उनको खुद लैपटॉप या अपना कंप्यूटर घर पे इस्तेमाल करना आता हो, उनको पता हो कि जॉज या जो भी सॉफ्टवेयर वो यूज़ करते हैं स्क्रीन रीडिंग के तौर पर, उनकी उन पे कमांड अच्छी हो, उनको पता हो कि मैंने वर्ड पे अपना काम कैसे करना। नंबर 2, ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि जो लैपटॉप होता है ना वो एक मशीन है, और फुरकान का और अली का तो मुझे आइडिया नहीं है, बल्कि नहीं इनका नहीं हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था पेपर में कि मुझे 2 लैपटॉप चेंज करने पड़े थे पेपर में। मेरा ये आई होप सो फुरकान याद होगा आपको, मेरे साथ हाँ हाँ बिल्कुल, लैपटॉप मुझे भी, मैंने भी पहले दिन आके अपना लैपटॉप चेंज करवाया था। हाँ, चेंज करवाया था। तो मेरा 5 दिन एक लैपटॉप चला था, 5 दिन अगला लैपटॉप चला था।
तो मेरा तो बीच में इवन पेपर भी हैंग हो गया था, तो वो शुक्र अल्लाह का मसला रिजॉल्व हो गया था। तो ये चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है कि लैपटॉप में ये रिस्क है ज़रूर कि कोई टेक्निकल फॉल्ट आ सकता है। तो ये चीज़ आपके ज़हन में होनी चाहिए। अब इसी के साथ एक बात और मैं लिंक कर देता हूँ कि जो अगर आप लैपटॉप ऑप्ट करते हैं तो उसके एक फ़ायदा ये बहुत है कि आपको 45 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, 15 मिनट पर आवर के लिहाज से। तो 45 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी कुल पेपर जो है वो आपका 3 आवर्स एंड 45 मिनट होता है ऑन द पे, मतलब जो फॉर्मल इसका टाइम है। लेकिन जो इन्विजिलेटर होता है ना, वो भी ये समझता है कि यार लैपटॉप है ना, मशीन, इसमें कोई टेक्निकल एरर आ सकता है, जो लिखने वाला है उसकी भी बड़ी हिम्मत है, वो लिख रहा है, तो कुछ ना कुछ करके ना 5, 7, 8 मिनट ऊपर में मिल जाते हैं, यानी ये कुछ 4 घंटे तक आपका चला जाता है। उसके बाद उन्होंने प्रिंट करना होता है तो आपको थोड़ा बहुत टाइम ऊपर मिल जाता है। तो लैपटॉप एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर आप में से कोई राइटर को ऑप्ट करेगा, तो मेरा तो पर्सनली एक दफ़ा मैंने पेपर दिया था, राइटर का भी इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं जाता, क्योंकि देखें आपने बहुत टफ अंग्रेजी, टफ नहीं तो अच्छी अंग्रेजी तो लिखनी है ना, और ग्रामर का भी ख्याल रखना है, पंक्चुएशन का भी ख्याल रखना है। राइटर के साथ इंगेज करने में और टाइम मैनेज करने में आपको ज़रा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जो चीज़ आप खुद लिख सकते हैं उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। तो कंप्यूटर पे करना है तो बस थोड़ी प्रैक्टिस ज़रा होनी चाहिए, और माइंड आपका रेडी होना चाहिए कि हाँ कोई इशू आ सकता है, और आपने घबराना नहीं है, फौरी तौर पे इन्विजिलेटर को अपने आगाह करना है, आपको इस लिहाज से टाइम ही मिल जाता है। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा अली, आपका एक्सेसिबिलिटी के हवाले से कैसा एक्सपीरियंस रहा, और आप बताइएगा कि आप प्रेफर क्या करते हैं, राइटर के साथ हमें हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड साथी हैं उनको जाना चाहिए सीएसएस के पेपर के लिए, या लैपटॉप ही बेहतर मीडियम है? यार मैं तो इस पे एक ही बात कहूँगा कि देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स है, सर्टेन डेफिशिएंसीज, ठीक है, दैट वी आर बोर्न विद, ठीक है, और एक्सेसिबिलिटी का इशू इज वन ऑफ देम। तो इसको वी पीपल डोंट नीड टू टेक इट टू आवर हार्ट के यार ये हो गया वो हो गया। वी शुड ऑलवेज बी रेडी के कुछ भी हो सकता है उधर पेपर में जाके, एक्सेसिबिलिटी का इशू हो सकता है, उधर हमें लैपटॉप चेंज करना पड़ सकता है। ये आई मीन ये एक है तो ऑप्टिमिस्टिक किस्म का या बल्कि पेसिमिस्टिक किस्म का व्यू है, लेकिन मैं आपको बात ये समझाना चाह रहा हूँ कि इन चीज़ों का आपने ये नहीं सोचना कि ये हो गया तो मैं पेपर से डाइवर्ट हो जाऊँ। इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है? कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, वो सॉर्ट आउट भी कुछ हो जाते हैं, और कुछ इश्यूज़ हैं वो टिल द एंड वो सॉर्ट आउट होते ही नहीं है। जैसे इस दफ़ा था पेपर में, हम उसको इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड कुछ भी करते थे, एमसीक्यूज़ के आंसर को वो बोलता ही नहीं था, ठीक है? तो ये इश्यू था। अब मैं इसको सोचता हूँ कि यार पता नहीं हुआ है, नहीं हुआ, कि ये हुआ है, वो हुआ है, फलाँ-फलाँ, ऐसे-ऐसे में आई मीन हालाँकि वो अच्छे लोग थे, वो सारी चीज़ें हमें बताते थे कि यार ये ठीक है या कोई मिसिंग है या कोई भी इश्यू था वो बताते थे, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव पीएससी वाले। बट मेरे कहने का मकसद ये है कि कोई ऐसे इश्यू आ भी जाए किसी भी लेवल पे, पीपीएससी है या ये एफपीएससी, किसी भी लेवल पे, इसको आपने पैनिक नहीं करना। वो होगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? आप वही बंदा सक्सेसफुल होता है जो चीज़ों को नेविगेट करता है, ठीक है? चाहे जैसी भी इशू चीज़ें हों, कुछ भी हो, जब उधर ही बैठा रहता है वो भी पीछे रह जाता है। और सेकंड ये चीज़ है कि राइटर वाली मिस्टेक जो है ना, आपको सब्जेक्टिव पेपर में किसी भी लेवल पे नहीं करनी चाहिए। देखिए ना, मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, मैंने दूसरे बंदे को बतानी है, जब मैं नेक्स्ट चीज़ सोचूँगा तो मैं किसी डाइवर्ट हो जाऊँगा, किसी तरफ चला जाऊँगा। अब जॉब्स भी तो होता है कि हम उस चीज़ को रीड आउट कर सकते हैं, पीछे आके दोबारा उसकी करेक्शन भी कर सकते हैं, उधर तो कटिंग हो जाएगी पेपर पे। तो राइटर वाली चीज़ है ना, ये एक डेट्रिमेंटल चीज़ है, ठीक है? और जैसे, और एक जो लास्ट चीज़ मैं एक्सेसिबिलिटी और इन चीज़ों से रिलेटेड जो आपको बता दूँ, कि आपकी इस पे प्रैक्टिस होनी चाहिए, कीबोर्ड, ठीक है? आपकी कीबोर्ड पे प्रैक्टिस होनी चाहिए, कीबोर्ड आपका होना चाहिए। आपके पास लैपटॉप नहीं, लैपटॉप है, कुछ भी है, आपके पास एक कीबोर्ड होना चाहिए अपना, ठीक है? वो अलाउ करते हैं कि आप कीबोर्ड वहाँ पे ले जा सकते हैं। अगर नहीं भी ले जा सकते तो समहाउ कीबोर्ड का लेआउट वो सेम ही होता है सबका, ठीक है? आपकी प्रैक्टिस हो ताकि आप उसको लिख सकें। ये ना हो कि आपको आता हो सारा कुछ, आप लिखने की वजह से रह जाएँ, ठीक है? तो इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। जबरदस्त, बिल्कुल मेरा भी एक्सपीरियंस, मैं भी रिकमेंड जो अपने साथी हैं उनको यही करूंगा, और ये भी साथ रिकमेंड करूंगा अपना कीबोर्ड जरूर उसके ऊपर साथ रखें, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, उसको उसके ऊपर आपकी उंगलियां बैठी होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, मेरा जो पहला पेपर था ऐसे का, तो मैं उसमें अपना कीबोर्ड नहीं लेकर गया था उनके कीबोर्ड मुझे रिलाई करना पड़ा, और तो लिखते हुए मेरी उंगलियां ना फंस रही थी कीज पे ना, मतलब सही तरीके से मैं मतलब टाइप नहीं कर पा रहा था। और जो ऐसे मैंने अटेम्प्ट किया, पहला पेपर हमेशा जो है ना ऐसे का ही होता है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने लिखा है, मैं तो इससे डबल भी लिख सकता था अगर मेरे पास टाइम होता।
और वो उसके अंदर जो वाहिद चीज मेरे आड़े आ रही थी वो यही थी कि भी मेरा जो हाथ है वो सही तरीके से चल नहीं रहा था, जो गिवन कीबोर्ड था उस पे। तो ये मत गलती कीजिएगा कि भी क्या इसका नाम है, अपना जो कीबोर्ड है वो साथ ना लेके जाएं। कीबोर्ड को अपने पास रखें, कीबोर्ड के ऊपर अपनी उंगलियां बिठाएं, उसको तैयार करें। हाँ, और दूसरी, जैसे अली ने कमेंट किया, बताया कि आपका, और दोनों बल्कि अमाद ने भी कहा कि वर्ड के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर आपका अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही जो है ना हम मूव करेंगे वन बाय वन, जो है ना क्विकली तमाम जो पेपर्स हैं, जो इस दफा पेपर आए, तो उनको, उनके बारे में जो हम ना रिव्यूज लेते जाएंगे अपने जो दोनों साथी हैं। अच्छा, सबसे पहले इमाद आप बताइएगा, स्क्रीनिंग जो नहीं, जो हमारा पहला स्टेप होता है स्क्रीनिंग का, 200 नंबर का पेपर आता है जिसके अंदर हमने मतलब 66 मार्क्स स्कोर करने होते हैं इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द मेन रिटन एग्जाम, मेन रिटन एग्जाम। तो उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस कैसा था और क्या चीज आपने फील की इस दफा के जो स्क्रीनिंग टेस्ट था हमारा? अच्छा, जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसको हम एमपीटी कहते हैं, हम्म स्क्रीनिंग टेस्ट में ना, ये इट्स एक्चुअली अ जनरल नॉलेज टेस्ट। अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ तो टीपीएससी के भी यहाँ पे लोग पेपर्स देते हैं, तो जनरल नॉलेज का ही पेपर है इन वन लाइन। जनरल नॉलेज के जो पेपर्स होते हैं ना, उनमें स्ट्रैटेजी जो होती है वो बुनियादी तौर पे सिर्फ एक होती है, जितना आप सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हैं वो कवर कर लें, किसी एक सब्जेक्ट पे, सिर्फ महज एक सब्जेक्ट पे फोकस ना करें। मिसाल, अब मैथ्स का जो पोर्शन था ना हमारे एमपीटी का, वो मुश्किल था, जबकि आई वाज एक्सपेक्टिंग यार अंग्रेजी मुश्किल आएगी, क्योंकि अंग्रेजी में वर्ड्स होते हैं ना, वो सिनोनिम्स वगैरह होते हैं। आई वाज एक्सपेक्टिंग यार वो मुश्किल आएगा। तो मैथ जो है वो मुझे ज़रा ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहिए, और अंग्रेजी भी प्रिपेयर करनी चाहिए, तो मैंने इनको ज़रा ज़्यादा टाइम दिया, बाकियों को भी डेफिनेटली टाइम दिया। अब हुआ ये कि मैथ का पोर्शन जो है वो निस्बतन डिफिकल्ट आ गया, और बाकी पोर्शन जो हमने तैयार किया हुआ तो उसने हमें ज़रा ज़्यादा सपोर्ट किया, ज़्यादा हेल्प आउट किया। तो ये चीज़ हो सकती है आपके साथ। ओवरऑल इस दफ़ा के एमपीटी का जो पेपर है वो इतना डिफिकल्ट नहीं था, इट फाइन। पेपर मुश्किल नहीं था ज़्यादा, अगर आपने 3-4 महीने लगा के ज़रा पढ़ा हुआ था डिफरेंट सोर्सेज से, तो इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाना था। 100 मार्क्स, 110 मार्क्स आपके लिए आ जाने थे। और एक चीज़, बल्कि दो चीज़ें छोटी छोटी, वो ये कि एमपीटी का पेपर जितना भी हो ना, जितना हो सकता है आपसे आपने करके आना है। दोस्त, आपने यही में रखना है कि मैंने पूरा तकरीबन पेपर ये करके आना है, और किसी एमसीक्यू को आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि एमपीटी शायद वाहिद पेपर है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बाकी जो जनरल नॉलेज के पेपर्स हैं बीपीएससी वगैरह के, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, उसमें छोड़ना पड़ जाता है। तो जो एमपीटी है उसमें आपने कोशिश करनी है कोई क्वेश्चन छोड़े ना, जितना आप पेपर कर सकते हैं करें, जितना आप करेंगे पेपर उतनी चांस होगी आपके पास होने। एंड व्हाट इज योर टेक अली? अच्छा, मैं जो है ना इस पे ये बात करूंगा, बाकी तो हम आपने बातें कर दी हैं कि इसमें 2-3 पोर्शन जो है ना वो बड़े क्रिटिकल हैं। ठीक है, अब और जो एमबीबीटी का पेपर है वो भी इट्स गेटिंग टफर ईयर बाय ईयर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये एक सिंपल सी वॉक है और आप कर लेंगे और सारा। इसमें ये है कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ठीक है, इनफैक्ट साइंस का मैं कहूँगा, साइंस पोर्शन, मैथ्स और इंग्लिश, ये 3 पोर्शन जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, और करंट अफेयर। ठीक है, अब बल्कि करंट अफेयर को मैं साइड पे कर देता हूँ। अब 3 पोर्शन जो है ना, बाकी करंट अफेयर, जीके, इस्लामियात, पाक अफेयर, वो मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप वो कर लेंगे या आपको आने चाहिए वो। ठीक है, क्योंकि वो सबके लिए इक्वल है। इंग्लिश और मैथ्स और साइंस का ये है कि किसी को इंग्लिश आती है, किसी को मैथ्स आती है, किसी को मैथ्स नहीं आती, इंग्लिश आती है, किसी को इंग्लिश और साइंस आती है, किसी को, आई मीन इस तरह है, वो सबका सेम नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है कि सबको ही आती है। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपका जो मेन स्ट्रेंथ है ना, फॉर एग्जांपल आपकी मेन स्ट्रेंथ इंग्लिश है कि मैं इंग्लिश को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, तो इंग्लिश को अच्छे से आप करें, जितना अच्छे से आप कर सकते हैं। फिर जो टाइम बच जाए उसको मैथ्स पे लगा लें या साइंस, जिस तरह भी आप, जो आपका वीक पॉइंट है। अब लोग यहाँ पे क्या करना शुरू कर देते हैं, अब ज़ाहिर सबका मेथड डिफरेंट हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि सबकी एंटी मैंने में हर बंदा अपने हिसाब से बेचा है। मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका वीक पॉइंट है ना, कुछ लोग ये करते हैं कि वीक पॉइंट को ऊपर लाने के लिए ना, जो आपकी स्ट्रेंथ होती है ना, उसको कॉम्प्रोमाइज कर, जिसमें अच्छे मार्क्स आने होते हैं उसमें भी अच्छे मार्क्स नहीं आते, और जो आपकी वीक पॉइंट होता है वो तो वीक रहता ही रहता है, वो पेपर में जाके भी आपको वीक करता है। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको आप कम से कम सिक्योर करें कि यार ये 50-60 नंबर की इंग्लिश आनी है, इसमें तो मैं कम से कम 40-50 प्लस मार्क्स लूं।
ठीक है, मैथ्स को फिर मैं बाद में देख लूंगा, उसके लिए एक टाइम रख के उसके भी कोशिश करेंगे जितना आप उसको ऊपर ला सकते हैं, और इसी तरह साइंस का। तो कहने की बात ये है कि टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें, ठीक है, वीक पॉइंट को टाइम दें, इग्नोर ना करें, लेकिन ये कि स्ट्रेंथ का टाइम वीक पॉइंट पे ना आप दें। बाकी जैसे हमारे ने बताया कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 200 मार्क्स है और 200 के 200 ही अटेम्प्ट करने, चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें कोई मिस नहीं करना, और आपको एक प्लान के साथ जाना चाहिए कि मैं पहले कौन सा पोर्शन करूं और कौन सा पोर्शन मैं एंड के लिए रखूं। फॉर एग्जांपल आप मैथ्स का पोर्शन बीच में स्टार्ट कर दें करना और टाइम देखें, टाइम खत्म हो जाए और बाकी पोर्शन जो आपको आते हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो इस तरह का आपको अपने माइंड सेट के हिसाब से प्लान करना चाहिए कि यार मैं पहले सारे पोर्शन कर लूं और मैथ्स का पोर्शन जो है ना मैं एंड पे करूंगा, ठीक है, जो मैंने कर लिए वो कर लिए, बाकी को मैं तुक्के लगा के जो भी टाइम है उसके हिसाब से वो करके मैं कंप्लीट कर दूंगा। बिल्कुल, मैं भी अली की और बात से ही एक पिकअप। सॉरी जी 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 नहीं जी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट जी कर रहा जी हूँ, एक प्लीज। बात माइंड में आ गई कि सीएसएस में ना अब उस सब्जेक्ट के बारे में, जनरल साइंस एंड एबिलिटी के बारे में बात होगी, उसको भी लोग बहुत ज्यादा ना वो हाइप क्रिएट करते हैं, और जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं ना उसके चक्कर में उसको भी कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। खैर उसके बारे में जाहिर है फरकान भाई अभी बात करेंगे, जब हम 1 बाय 1 सब्जेक्ट को डील करेंगे तो उस पर फिर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ बाद में क्या सीन है उसका। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या इसका नाम है, ये अली ने जहां बात अपनी फिनिश की वहीं से मैं भी पिकअप करूंगा कि अपने आपके क्लियर प्लान होना चाहिए कि आपने पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है। मैं आपको बताऊं, सेक्शन डायसेक्ट कर देता हूं मैं आपको, जो तमाम क्विकली जो हमारा स्क्रीनिंग या एमपीटी का पेपर है उसमें ना सबसे पहले 20 नंबर के आते हैं, इसी पैटर्न से है नॉर्मली, ठीक है। सबसे पहले 20 नंबर के आपके पास इस्लामिक स्टडीज के सवालात होते हैं, फिर 20 नंबर के उर्दू के सवालात होते हैं, फिर 50 नंबर के अंग्रेजी के सवालात होते हैं। अब ये 90 हो गया, 20 20 40 और 50 90 नंबर। फिर हमारे पास 60 नंबर के डेली साइंस और एबिलिटी से सवालात आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 150, और फिर उसके बाद जो हमारा पोर्शन होता है वो पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स का होता है आखिरी, ठीक है। तो आपके पास एक तो क्या इसका नाम है, क्लियर प्लान होना चाहिए कि भी वेयर यू आर गुड एट, मतलब कौन से सेक्शन में आप बेहतर है उसको जाएं अटेम्प्ट करें पहले, यानी 21 से आपके पास उर्दू शुरू हो रही है, फिर आपके पास 41 से जाके इंग्लिश शुरू हो रही है, आप जहां बेहतर है उसको पहले अटेम्प्ट करें। और अगर बिलफर्ज किसी एक सेक्शन में फंस गए हैं तो उसमें अटक करना रह जाए, मूव ऑन, ठीक है, अगले सेक्शन पे चले जाए, ठीक है। और पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल यही मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा। अच्छा, अब नाउ मेंस, और मेंस में भी द मोस्ट बिग एलिफेंट इन द रूम, एसे। अच्छा, एसे का यार मैं फील कर रहा था, मैं दोनों अपने साथियों से, कि इस दफा जो पेपर था वो ट्रेडिशनल नहीं था। व्हाट डू यू गाइस थिंक, मतलब हमारे पास जो तमाम क्वेश्चंस थे वो ऐसे लग रहा था तमाम करंट अफेयर से सवाल आ रहे हैं, करंट या सोशल इश्यूज से आ रहे हैं, यानी उसमें आपको फिलोसॉफिकल जो पहले एक मिलता है वो नहीं आपको नजर आया, या इसी तरीके से जो जेंडर था वो मिस नजर आया, जेंडर पर टॉपिक जो होता है। तो क्या फील करते हैं आप पूरे ऐसे के बारे में ईमान, कैसा था इस दफा का ऐसे का पेपर? देखें, मैं तो एक बात कहूँगा कि जो सीएसएस के पेपर्स होते हैं, जो कंपैरेटिव के पेपर होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा माहौल पर डिपेंड करते हैं, आपकी सराउंडिंग्स पे, इन्वायरमेंट में बहुत डिपेंड करते हैं। अब देख रहे हैं कि ये आज ही अल्लाह जना नसीब करे तो चूँकि वफात हो गया है तो ख़ुमैनी की, तो उनकी खामनाई की, सॉरी, की वफात हो गई है। तो अब ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगले साल इसमें से ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई सवाल ना आए, डेथ पे तो नहीं, लेकिन ईरान और यूएसए के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, या कोई भी जो खित्ते में मिडल ईस्ट में तब्दीलियां आ रही हैं, इसमें जो है इससे रिलेटेड डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या ऐसे में आ जाएगा, या पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में आ जाएगा, करंट अफेयर आ जाएगा, पाक अफेयर आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जो कंपेरेटिव पेपर्स होते हैं वो इन्वायरमेंट का जो स्टिमुलस है उसके लिए बहुत रिसेप्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं उस पर। अब इसमें जैसे अब ये टॉपिक्स आप देख लें, बिल्कुल ऐसा ही है कि लिटरेरी टॉपिक्स नहीं थे इतने, बल्कि ज़्यादा करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स, और जो मॉडर्न इमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी पे भी क्वेश्चन आया हुआ था और ऐसे का टॉपिक आया हुआ था, तो इन पे आ रहे हैं अब। अगेन सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, मेरे पास इस टाइम खुले हुए हैं टॉपिक्स में, अगर जल्दी क्विकली आपको बताऊं कि टॉपिक क्या थे, शायद आप बेहतर तरीके से मजीद एनालाइज कर सकें। पहला हमारे पास जो टॉपिक था वो था यूथ बल्ज,
डेमोग्राफिक डिविडेंड और टिकिंग बॉम्ब। अच्छा, दूसरा हमारे पास लोकल गवर्नमेंट था, द मिसिंग लिंक इन द गवर्नेंस सिस्टम। अच्छा, फिर साइबर सिक्योरिटी एज अ न्यू नेशनल सिक्योरिटी, फिर इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तान। अच्छा, उसके बाद टॉपिक है हमारे पास वन हु कंट्रोल द सी कंट्रोल द वर्ल्ड, ये जो मैंने किया। अच्छा, उसके बाद ये थोड़ा सा एक फिलोसॉफिकल था, देयर इज नथिंग सो लाइकली टू प्रोड्यूस पीस has to be well as to well prepare meet an enemy. अच्छा, revitalizing the agriculture sector, countering the growing menace of beggary, politicization of sports, nations have no friends and enemies. अब इमाद ये भी बताइएगा आपने कौन सा पेपर ऐसे अटेम्प्ट किया और कैसे उसको मतलब फ्रेम किया, और क्या इसका नाम है, ये इन टॉपिक्स के बारे में अब आपका क्या रिव्यू है? अच्छा, आप चाह रहे हैं मैं सारे टॉपिक्स के बारे में बताऊं या अपने टॉपिक के बारे में ज्यादा नहीं, बताऊं? बस ओवरऑल ओवरव्यू दे दीजिए, जिस तरह बिल्कुल वन बाय वन तो मुमकिन नहीं हो पाएगा, बिल्कुल आप हाँ, ओवरव्यू दे दें। टाइम थोड़ा है ना, इसलिए मैं हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। चलिए मैं 2-2.5 मिनट में बात कर देता हूँ। पहले तो ये कि मैंने तो ये लास्ट वाला टॉपिक किया था, नेशंस वाला। नेशंस हैव नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज, दे हैव ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। और ये जो टॉपिक है ये ना सिर्फ करंट अफेयर पाक से, बल्कि तो बड़ा हिस्टोरिकल टॉपिक है, सदियों से ऐसा ही है। खैर, मैंने तो एक तो ये टॉपिक किया था। दूसरा ये बात कि अगर जब आप भी 1 साल बाद, अगर यहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं, लेट्स से कि वो 2025 में तैयारी करते हैं और 2026 में पेपर देते हैं और अच्छी तरह तैयारी करते हैं 1 साल में, जो भी उसके लवाजमात है तैयारी के, तो यकीनन फुरकान भाई आपने भी ये चीज़ देखी होगी और अली भाई आपने भी देखी होगी कि इनमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जो हम कर सकते थे, शायद कम ऐसे टॉपिक थे जो हमें जिनके बारे में नॉलेज नहीं था। एम आई राइट? आप दोनों प्लीज बताइएगा। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही मेरा अली भी भाई आपका क्या एक्सपीरियंस है। ख्याल है? अली शायद इस टाइम जी मैं आपने मोस्टली बातें कर दी हैं, तो बस इसमें मैं एक आधी बात ही ऐड करना चाहूँगा कि यार वही बात है कि आप ये ना सोचे कि ये टॉपिक आएगा, ये इस दफ़ा हॉट फेवरेट है, ये है वो है। अब सिर्फ जो चीज़ें चल रही है ना उन पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है? जो हर साल जो है ना कुछ नई टर्मिनोलॉजीज आती हैं ये वर्ल्ड ऑर्डर में, ठीक है? कि ये बड़ी टर्मिनोलॉजी चल रही है, ये बड़ी चीज चल रही है, ये टर्म बड़ी चल रही है, उस टर्म का आपका मीनिंग आना चाहिए और वो टर्म पाकिस्तान पे कैसे फिट बैठती है और एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में कैसे फिट बैठती है, उस टर्म को, उन चीजों को आपको ग्रैब करना आना चाहिए। अगर आप वो कर लेंगे तो आपका ये पेपर मैं नहीं समझता मुश्किल है। और बाकी अगर इस पेपर में मैं ओवरऑल व्यू दूं तो वो ये कि आपको सिर्फ दो चीजें आनी चाहिए इस पेपर को करने के लिए। एक, आपको टॉपिक डिकोड करना आना चाहिए, जो मैं समझता सबसे बड़ी फेलियर की रीजन है। सबसे बड़ी टॉपिक डिकोड नहीं होता कि जो वो डिमांड कर रहा है, जो वो पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो पूछ रहा है लाहौर का रास्ता क्या है, तो हम उसको जो है ना इस्लामाबाद का रास्ता बताना शुरू हो जाते हैं। वो बता बड़े अच्छे तरीके से रहे होते हैं कि बंदा एग्जैक्ट इस्लामाबाद ही पहुंचता है उससे और बड़े जल्दी पहुंच जाता है और बड़े अच्छे रास्ते से, बट हम उसको रास्ता गलत बता रहे होते हैं, ठीक है? टॉपिक डिकोड करना, और सेकेंडली जो है ना आपका एनालिसिस और ग्रामर, ठीक है? अगर ये दो चीजें ठीक हैं तो मैं नहीं समझता कोई फेलियर की रीजन है या हो सकती है या होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक बात मैं भी ऐड कर देता हूँ। एक बात मैं भी ऐड कर देता हूँ, ये कि हमारे जो इधर बच्चे हैं उनके साथ भी ऐसा हो सकता है 2027 में या जो भी आगे देना चाहने में, बहुत सारे टॉपिक्स आते हो, ऐसा मुमकिन है। तो हमारे उस्ताद मोहतरम भी ये फरमाते थे कि यार अगर आपको लगता है ना, सबसे पहले तो आपने उस टॉपिक की तरफ जाना होता है जो आपको लगता है कि यार ये मुझे समझ लग रहा है, मुझे बात समझ लग रही है कि क्या है, क्या इसकी डायमेंशन है। अलगर्ज ये कि लेट्स से कि आपको 2-3-4 टॉपिक्स आते हैं या आपको समझ लग रहे हैं उनके मुतालिक, जो भी आपके पास डाटा है व्हाटएवर सो आप समझते हैं, तो फिर उस टॉपिक की तरफ जाइए जो आप समझते हैं कि यार ये कम बच्चा अटेम्प्ट करेगा। क्योंकि ना एक नोशन होता है कि जो आसान टॉपिक है वो तो जाहिर बात है बहुत बच्चा अटेम्प्ट करेगा। तो हमारे यहाँ मुहावरा एक मशहूर है कि जी खोता और घोड़ा ना वो फिर इकट्ठा कर देता है। तो खोता और घोड़ा अगर अलहदा होना है ना तो एक तगड़ा फिल्टर होना चाहिए। एक मुश्किल टॉपिक जो है वो खोते और घोड़े को अलहदा कर दे। जी फुरकान जी, ये कुछ ऐड करना चाहिए। हाँ, मैं यही बात कर रहा था कि आपको जो ये दो चीजें अगर आप टॉपिक डिकोड कर लें
और टॉपिक का एनालिसिस उसको ग्रामर और उसका एनालिसिस आप अच्छा कर लें तो कोई ऐसी रीजन नहीं है कि आप फेल हो। बाकी चीजें ये सेकेंडरी है कि जी मैंने आउटलाइन ऐसे लिखी थी, वो ऐसे किया था, फलां ऐसे किया था, सब लोग वैसे पास होते हैं, इसमें कोई इशू वाली है वो उन चीजों को सर पे लेने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो बिगिनर्स है ना उनको सबसे पहले जो चीज सीखने की जरूरत है, कुछ नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ सबसे पहले वो टॉपिक डिकोड करना सीखें कि टॉपिक्स लें 5, 10, 15, 20 जितने भी हैं, उसको डिकोड करें कि इसमें वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, फिर जो आपके सीनियर्स हैं या जिन्होंने ऐसे उस पर अटेम्प्ट किए हुए हैं, ज़ाहिर इतने ज़्यादा वो पीडीएफ और इतनी चीज़ें मिल जाती हैं, उसको देखें कि यार इस बंदे ने इसको कैसे किया है, और उसको देखें कि मैंने इसको कैसे किया है, या उस पर लेक्चर्स लें। तो टॉपिक डिकोडिंग से स्टार्ट करें और फिर आउटलाइन और फिर सारी वही जो चीज़ें हैं, क्योंकि आगे हमें यही तो बताया जाता है डेली की एक आउटलाइन लिखो, वीक की, मंथ की, लेकिन टॉपिक डिकोड पे कुछ नहीं हमें कोई बताता। तो मैं समझता हूँ इस पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। और लैंग्वेज और वो चीजें तो ज़ाहिर है कंपलसरी है, वो तो बताने की जरूरत नहीं है कि बेहतर होनी चाहिए या जो भी। बिल्कुल अली, मैं भी 100% एग्री करूंगा कि भी जो टॉपिक डी कोड करना होता है ना वो बहुत अहम होता है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे रहे थे कि भी जिस तरह पॉपुलर टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनका आपको मस्त पता होना, जिस तरह अभी मल्टीपोलर पोलर वर्ल्ड का जिक्र है। ठीक है, तो अब ये करंट अफेयर्स के अंदर पिछले 2-3 साल से बहुत रेलिवेंट जो टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, फिर ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, फिर इसी तरीके से डेमोक्रेसी, रिनीज ऑफ डेमोक्रेसी जो है ना, ये इस तरह की टर्म आजकल बहुत इस्तेमाल हो रही है। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजीज का आपको आइडिया होना चाहिए ये क्या चीज है। ठीक है, ये डिविडेंड का वर्ड भी तो है ना, ये जो हमारे पेपर में आया ना। डिविडेंड, हाँ, ये यूथ बल्ज। ठीक है, यूथ बल्ज क्या चीज होती है ये आपको आइडिया होना चाहिए। मतलब इस तरह की टर्मिनोलॉजी ये आम तौर पर अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ते हैं डॉन वगैरह के, या क्या इसका नाम है, इसी तरीके से जो दीगर अखबार आते हैं इंटरनेशनल उठा लें, अल जजीरा हो गया, बीबीसी, तो या इसी तरीके से वर्ल्ड टाइम्स के अगर अगर मैगजीन को देखते हैं तो वर्ल्ड टाइम का जो मैगजीन है उसके तो हर तकरीबन एडिशन में ये तमाम चीजें रेपिटेटिवली इस्तेमाल हो रही होती हैं। और मतलब इनका जो यूट्यूब चैनल है वर्ल्ड टाइम्स का, उसमें वो आए दिन कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई डिस्कशन वो इन टर्मिनोलॉजीज पे रखते रहते, तो आपको वो जरूर फॉलो करनी चाहिए। और हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने के लिए बहुत इस्तेमाल करें। मैं आपको बताऊं मैंने इस दफा जो किया, मैंने चैट जीपीटी और जेमिनी के जरिए दुनिया का मैप समझा, पूरे के भी कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, कहाँ पे कौन सा ओशन है, कहाँ पे कौन सा गल्फ है, क्या चीजें और मुझे अब आइडिया है, मतलब एक जरा हम ब्लाइंड है, हम नहीं उस तरह मैप देख पाते। मुझे भी नहीं पता था कि मैं मैप में कौन सी चीज कहाँ पर है, किस तरह से है। लेकिन आपको सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रॉम्प्ट देना है और आपको उसके बाद अपनी चीज जो वो अंडरस्टैंड करनी है, बाद में काउंटर चेक करनी है दूसरे सोर्सेज की, क्या जो मुझे बताया गया वो ठीक है कि नहीं, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। लेकिन इसको इस्तेमाल करें अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने के लिए। और ये जो दुनिया का नक्शा मैंने समझा था, इसने मुझे मेरा पूरा ऐसे करवाया। बार आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो बिग एलिफेंट था इन द रूम वो उसको तो डिस्कस कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। और जो हमारे पास दूसरा अहम सब्जेक्ट होता है वो इंग्लिश कंपोजिशन का होता है। तो इसके अंदर हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन भी आती है, प्रेसी भी आती है, ग्रामर से रिलेटेड सवाल यानी पंचुएशन भी आती है, प्रेपोजिशन को इम्प्रूव करना भी आता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आते हैं, और उसके बाद जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो भी आते हैं, ट्रांसलेशन भी आती है। तो बताइएगा इमाद, आपने ये पेपर को कैसे प्रिपेयर किया और इस दफा का पेपर आपका एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा देखें, मैं ना, अब हर बंदे की अपनी राय है। मैं ना प्रेसी के पेपर को ना 2025 के पेपर से कंपेयर कर रहा था मुसलसल। तो मैं समझता हूँ कि 2025 के पेपर अच्छे खासे मुश्किल पेपर थे विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश। तो अगरचे मैंने बाद के शुरू में कहा कि पेपर डिफरेंट आए हैं, लेकिन प्रेसी के पेपर के मुतालिक बात थोड़ी मोल्ड हो जाती है। ये पेपर आसान आया, प्रेसी का पेपर ओवरऑल इतना मुश्किल नहीं था। 25 के पेपर की निस्बत, अगेन मेरा स्टैंडर्ड वो रखा हुआ है, उसके निस्बत एक आसान पेपर था। पेपर को तैयार करने का जो तरीका है वो ये है कि देखें, ग्रामर तो अंग्रेजी में है ही, मैटर करती है। ऐसे में ना डेफिनेटली लैंग्वेज, ग्रामर और वो चीज़ें मैटर करती है, लेकिन अगर ज़रा से कहीं ग्रामर की कोई गलती हो जाए, ज़रा सी माँ हो सकती है, कोई ऐसा नहीं है कि हर बंदा परफेक्ट होता है।
तो वो किसी हद तक नज़रअंदाज की जा सकती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इट्स सो थ्योरेटिकल कि वो एग्जामिनर की नज़र से भी बच सकती है। लेकिन जो ग्रामर का पेपर है ना, उसमें आपने 2 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना। वो ये है कि ग्रामर के पेपर के अंदर डेफ़िनेटली जो ग्रामर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट। एक फुल स्टॉप भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर बात है वो ग्रामर का पेपर है भाई, एक फुल स्टॉप भी गलत हो गया तो आपको तो नंबर गया है ना। दूसरी चीज़ ये है कि एस्से या दीगर पेपर्स में ना हम निस्बतन एडवांस लैंग्वेज इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जो प्रेसी का पेपर उसमें कोशिश करें कि अगर आपको एडवांस लैंग्वेज नहीं आती ना, तो ना यूज़ करें। आप कोशिश करें कि अपने बात सिंपल बट करेक्ट ग्रामर के साथ बयान कर दें। और तीसरी चीज़ तैयारी डेफिनिटली तैयारी तो ग्रामर की प्रैक्टिस है। प्रेसी की प्रैक्टिस करें, कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करें। पेयर ऑफ वर्ड्स के लिए एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बहुत अच्छी किताब है, ज़रूर यूज़ करें। और अगर आपको कहीं से भी और कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है पास पेपर्स वगैरह की, वो भी करें। और पास पेपर्स ज़रूर करें ग्रामर के एतबार से, बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस में। जी, व्हाट इज योर टेक अली? मैं ये समझता हूँ ये जो प्रेसी का पेपर है ना, ये आप ऐसे को भी कर सकते हैं कि जी वीक में एक आउटलाइन लिख लेंगे, एक इंट्रोडक्शन या फला जो भी है। बट जो प्रेसी का पेपर है ना, जो भी आप जो वैसे शुरू में बात करनी चाहिए थी, आप एक अपनी रूटीन बनाएं कि मैंने कौन से सब्जेक्ट्स उठाने हैं और कितने सब्जेक्ट्स उठाने हैं, ठीक है। और वो आपके पास लैपटॉप में या जहाँ पे भी वो लिखा होना चाहिए, ताकि आपको याद रहे कि मैंने ये सब्जेक्ट्स करने हैं। पॉसिबल है तो उनका टाइम भी मेंशन कर लें कि मैंने डेली इतने से इतने तक ये करना है, या जैसे भी। बट ये जरूर आपके पास लिखा होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट्स मैंने डेली करने हैं और ये मेरा टाइमलाइन है, ठीक है। और जो अपनी रूटीन आप बनाएं सब्जेक्ट्स की, उसमें जो इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन है ना, इसकी तो स्पेशल एक जगह है, ठीक है। तो वो रीजन इसकी ये है कि इसमें अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअल चीजें भी हैं, और एक तरह से मैं समझता हूँ कि रोड लर्निंग वाली भी चीजें हैं, जैसे पेरो वर्ड्स हैं, ठीक है। आपने वो करने ही करने हैं, आपके मुफ्त के नंबर है, ठीक है। आप डेली का बना लेंगे जी मैंने 5 या 10 पेयर वर्ड्स या इडियम्स करने हैं। अब इसमें एक इशू है, अब बाकी माद भाई ने बातें करती हैं, जो इसमें नहीं की बातें वो मैं बता दूं कि पेयर वर्ड्स आते हैं हर साल, बट इडियम्स भी आ सकते हैं। तो आपने इडियम्स और पेयर वर्ड्स दोनों को करना है। आप कर लेंगे यार डेली के 5 या डेली के 10 मैंने इडियम्स और 10 पेयर वर्ड्स करने हैं, ठीक है। करेक्शंस मैंने करनी है, और डेली का बना लें। प्रेस ही मैंने जी वीक की एक करनी है या 2 करनी है, उसको इस तरह डिवाइड कर लें चीजों को। और एक चीज मैं यहाँ पे भी जो कहना चाह रहा हूँ कि आपके सोर्सेज जो है ना, वो टू द पॉइंट होने चाहिए। कि ये नहीं होना चाहिए कि मैंने इस सोर्स से जो है ना कुछ चीजें कर ली हैं, तो चलें इस सोर्स को छोड़ें, वो फलां बंदे ने कहा है कि फलां बुक बहुत अच्छी है, अब मैं उधर चला जाता हूँ। तो अब जब नई बुक पे जाएंगे बातें तो वो वहां पे भी यही होंगी। अब पेयर वर्ड्स को कौन बदल देगा यार, कोई 2-4 नए ऐड हो जाएंगे या कुछ हो जाएंगे, या करेक्शन है या फिर प्रेस, ये क्या कर देगा कोई, ठीक है। तो अब जब आप सोर्सेज स्विच करते हैं ना, तो आपका टाइम जाया होता है। अब वही चीज को उधर जाके फिर रिपीट कर रहे होते हैं कि वन वे दी अदर अदर। इससे अच्छा है कि अच्छी बुक अच्छी चीजें उठाएं और उनके साथ ही स्टिक करके रहें, उनको चेंज ना करें, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपकी ग्रिप हो। और आप जब उसको रिवाइज भी करें, तो आप उस बुक पे, उन नोट्स पे, या जो भी चीज है आपके पास, आपके उस पे हाथ सेट हो। तो इस तरह मैंने लोगों को देखा है, उनका टाइम बड़ा वेस्ट होता है, उनके पास मटेरियल तो ड्राइव्स की ड्राइव बड़ी भरी पड़ी होती है, बट उनको समझ नहीं आ रही है तो कि हम क्या करें या क्या ना करें। इवन पीपीएससी में या और भी चीजों में टू द पॉइंट रहें, तो इसमें कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं। बाकी पेपर आसान या मुश्किल वाली जो बात है ना, इसको आप अपने माइंड से निकाल दें कि इसके पेपर आसान आएंगे या मुश्किल आएंगे। वो हर साल मिक्स करके पेपर बनाते हैं, ठीक है। कभी कुछ होता है, अब पॉसिबल है ऐसे का हम इस साल का ट्रेंड डिस्कस कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है वो बिल्कुल ही फिलोसॉफिकल सारे टॉपिक्स दे दे, ठीक है। अब 2-3-4 सालों से हर साल ऐसे में कुछ ना कुछ नया हो रहा है, ठीक है। तो बट आपने अपने रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करके रखना है, उन पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, कुछ भी आ जाए, ठीक है, आपको उसके लिए रेडी होना चाहिए। जी, जबरदस्त। अच्छा, अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज आ रहा हूँ, तो आप जो है ना बस क्विकली अगर आप मुनासिब समझे तो ये बताते हैं ना आप लोगों ने इन सब्जेक्ट्स की तैयारी कहाँ से की, ठीक है। तो हम मूव ऑन करते हैं इंग्लिश कंपोजिशन। उसके बाद हमारे पास है इस्लामिक स्टडीज, एक अहम सब्जेक्ट। तो बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा था इस्लामिक स्टडीज के बारे में, अमाद? यार बड़ा सिंपल सा मुख्तसरन ये है कि याद रखें कि जो इस्लामिक स्टडीज़ है ना, ये आपकी मैट्रिक या एफएससी वाली इस्लामिक स्टडी नहीं है कि ज़कात पे सवाल आया तो जी आपने
सूरह तौबा की आयत लिख दी हैं और हदीस लिख दी, दैट्स इट, ऐसे नहीं। रेफरेंसेस अनडाउटेडली बहुत इंपॉर्टेंट है, कुरानिक रेफरेंसेस, हदीस के रेफरेंसेस, खुलफाए राशिदीन की जिंदगी के रेफरेंस। और हाँ बाय द वे रेफरेंसेस के बारे में बड़ा गलत होता है कि जी सिर्फ कुरान के नहीं, हदीस भी है रेफरेंस है, रसूलुल्लाह की जिंदगी भी रेफरेंस है, खुलफाए राशिदीन के भी रेफरेंस है, औलिया किराम वगैरह वगैरह जो भी है वो सारे रेफरेंसेस हैं। तो रेफरेंसेस जरूर आपने प्रिपेयर करने हैं, नंबर 1। नंबर 2, यूज देम वेयर नीडेड, जहां पे जरूरत है, जिस तरीके से जरूरत है उस तरह करें, बेजा भी नहीं लिखना। और नंबर 3 लास्ट पॉइंट, कि ये इस्लामियत ऐसी इस्लामियत है जो कि खैर महज थेरेटिकल नहीं है, ये इस्लामियत वो है जो कि आपके रियल वर्ल्ड के इशू से रेलिवेंट है। तो ये आपने जरूर चीजें याद रखें। जी अली, छोटी छोटी। अच्छा, मैं जो इस्लामियत के बारे में बात करूँगा, अच्छा इस्लामियत के बारे में ये है कि सबसे पहले जो है ना, आप इस पे अपनी एक लिस्ट बनाएं वर्सेस की, ठीक है, कुरानिक रेफरेंसेस की बनाएं, हदीस की बनाएं, ठीक है, और जो फेमस हिस्टोरियंस या हैं उन्होंने जो इस्लाम के बारे में, आप वसल्लम के बारे में या इस तरह के कमेंट्स किए हुए, उनकी एक लिस्ट बनाएं। अब वर्सेस की आपने लिस्ट कैसे बनानी, वर्सेस मतलब कुरानी आयत जो है उनकी, कि सबसे पहले आप देखें जी, मैंने जो है ना विमेन राइट्स, इन पे वर्सेस ढूंढनी है 2-3, ठीक है, डिफरेंट, यानी कोई विमेन की जॉब के बारे में, कोई मैरिज के बारे में, ठीक है, कोई इनहेरिटेंस के बारे में, यानी 3 डिफरेंट इस पे वर्सेस आएंगी ना, ठीक है। तो जो भी एक आप टॉपिक उठाएं वुमेन पे या इस्लाम का, मुस्लिम वर्ल्ड, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या इश्यूज हैं, उस पे कोई वर्स है, जिहाद के बारे में, इन सबको टॉपिक्स में आप डिवाइड कर लें। हर टॉपिक के साथ आपकी 2-2, 3-3 वर्सेस होनी चाहिए और आपको वो सही से आनी चाहिए, ठीक है, जब आप पेपर में बैठें, जो भी रेलिवेंट चीज हो उसमें आपको उसको कोट कर सकें, ठीक है। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि आपने अब जो इस्लामियत के पेपर है ना, वो एक तरह से करंट अफेयर का पेपर बन चुका है, ठीक है, करंट अफेयर का पेपर, उसमें टच किसका है, इस्लाम का, ठीक है। तो आपने उसको डील भी वैसे ही करना है, ठीक है। आपने उसमें बताना है कि फलां जो बंदा है ना, वो कहता है कि जी चलें मैं आपको बताता हूँ। अब सोसाइटी के बारे में इस्लाम कहता है कि जी मोरालिटी होनी चाहिए, ठीक है, एक मोरालिटी होनी चाहिए पॉलिटिक्स के साथ साथ। लेकिन जो मचावेली था वो कहता था कि नहीं, ठीक है, कि बंदे को जो है ना बस अपना मकसद पूरा करना चाहिए, रूलर को यानी प्रिंस को, वो चाहे जैसे भी हो, कोई बंदा मर रहा है, कुछ भी है, बस स्टेट जो है ना वो ठीक रहनी चाहिए, उसमें पीस रहना चाहिए, अपनी प्रोस्पेरिटी रहनी चाहिए। कोई बंदे मर भी रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, जैसे आजकल की पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन इस्लाम कहता है कि नहीं, इसमें मोरालिटी होनी चाहिए, वो कहते हैं नहीं मोरालिटी होनी चाहिए। तो अगर कोई मोरालिटी पे इस तरह का कोई टॉपिक आ गया, तो आपने उन राइटर्स को कोट करना है कि यार वेस्टर्न राइटर्स या दूसरे जो राइटर्स हैं वो ये बात कहते हैं, लेकिन इस्लाम ये बात कहते हैं, ठीक है। इससे एग्जामिनर पे उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जाएगा कि यार इसकी अंडरस्टैंडिंग है और इसने मुझे जो है ना सही से समझाया। अब कंटेम्परेरी जो चीजें चल रही हैं उसके साथ भी आपने उसको एग्जाम्पल्स के साथ, अगर आपको किसी हिस्टोरियन का या किसी का पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो आपने एटलीस्ट एग्जाम्पल्स कोट करनी है कि यार ये चीज है, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें करेंगे तो आपका ये पेपर निकलेगा, अदरवाइज लास्ट ईयर जो है ये पेपर बहुत ज्यादा टारगेट हुआ है, ठीक है। ये इसको ऐसे ना समझें कि ये कोई बड़ी इजी सी चीज है, इस्लामियत ही तो है, हम पढ़ लेंगे। बिल्कुल ये सही है। और मैं आपको बताऊं, ऐसे के बाद जो सबसे बड़ा फेलियर रेट होता है और वो इस्लामिक स्टडीज में होता है। इनफैक्ट मेरा खुद जो है ना इस्लामिक स्टडीज सिर्फ रह गया था लास्ट अटेम्प्ट में। तो इस दफ़ा ये मैं खुद बड़ा सेंसिटिव हूँ इस सब्जेक्ट के बारे में। बहुत अच्छी बातें कर दी, मैं कंक्लूड कर देता हूँ। अली ने कहा, जो इमाद ने कहा, एक तो उन्होंने कहा कि भाई करंट अफेयर्स का एक तरह बड़ा अच्छा उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किए, करंट अफेयर्स का टॉपिक बन चुका है। इनफैक्ट इस दफा तो हमने ये पाकिस्तान स्टडीज का भी ये सब्जेक्ट लग रहा था। इस दफा जो पेपर था हमारे पास 2 नेशन थ्योरी से सवाल आया हुआ था इस्लामिक स्टडीज के ऊपर। बाकी इसको मतलब इस्लाम से कनेक्ट करें, जिस ने कहा कनेक्ट करें, जो भी करंट रेलिवेंट टॉपिक है। ये मिसाल के तौर पे आपको इस्लामोफोबिया से सवाल आ जाते हैं जो करंट रेलिवेंट है। इसी तरीके से वेस्ट का इस्लाम पर क्या इम्पैक्ट है, फिर इज्तिहाद हो गया, इज्तिहाद की कितनी ज़रूरत है, मतलब इस तरह के जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो पढ़नी है, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो डिफरेंट रोल्स है ना, मिसाल के तौर पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतौर एजुकेशनिस्ट क्या क्या रोल है,
हजूर सल्लम का बतौर मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट कैसा रोल है, हजूर सल्लम का बतौर डिप्लोमेट कैसा रोल है, हजूर सल्लम का बतौर फैमिली मेंबर कैसा कैसा रोल है। तो इनके ऊपर भी आपने बड़ा फोकस करके और इससे रेलेवेंट जो आयात और हदीस हैं उनको कलेक्ट करके जाना है। बिल्कुल सोर्सेज को ऑथेंटिक रखे। हाँ, सोर्सेज से मुतालिक ऐसे उलमा जो इस टाइम लिविंग हैं और करंट हैं और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, मैं नाम लिए देता हूँ, इनको तो बिल्कुल अवॉइड करें ना। ये मेरी रिकमेंडेशन है, पर्सन ये मेरा पर्सनल व्यू है। और ये मिसाल के तौर पे गांधी साहब हो गए, मिसाल के तौर पे अभी हमारे पास हम बहुत सुनते होते हैं, हमने से बहुत बेशतर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को हमारे हम इसी तरीके से अब्दुल आला मौदूदी, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर अगला जो बंदा वो बायस्ड हो सकता है। ठीक है, आपने ये अवॉइड करना है कि भी अगला बंदा आप कोई ऐसा सोर्स यूज ना करे जिसकी वजह से अ, इस बात का इम्कान पैदा हो कि भाई जो एग्जामिनर है वो बायस्ड हो के आपको मतलब आपके नंबर जो है ना वो डिटेक्ट कर दिया। ठीक है, और फिर क्या इसका नाम है, कोशिश करें ना आपने मतलब अपने आप को बहुत लिबरल शो करना है उसमें, और ना ही बिल्कुल ऐसा वो जिहादी माइंडसेट आपने शो करना है। आप एक अपने आप को आपका जो पेपर है उसको पढ़ने से ये लगा है कि भाई एक आम मुसलमान है जिसको ये पता है कि भाई इस्लाम क्या है, और उसके उसको ये क्लियर है कि भाई उसने करना क्या है। मतलब अगर एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल आ रहे हैं तो उसको पता है कि भाई इस्लाम के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है और उसने बतौर एडमिनिस्ट्रेटर करना क्या है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी पर सवाल आ रहा है तो उसको पता हो कि भाई अकाउंटेबिलिटी इस्लामिक कैसी है और उसने बतौर पर्सनली किस तरह इसको प्रैक्टिस, जब वो बन जाएगा सीएसपी, कैसे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इन चीजों का ख्याल रखें इस्लामिक स्टडीज में बहुत। ठीक है, और इसको प्रिपेयर करें और ऐसे मतलब सिंपल जो इस्लामिक स्टडीज के अंदर के साथ जो ट्रैप होता है ना, मैं जो मैंने फील किया सबसे बड़ा ट्रैप वो ये होता है कि आपको क्वेश्चन बड़ा सिंपल लग रहा होता है। ठीक है, लेकिन आप उसको अटेम्प्ट करते हो तो आप उसको सिंपल ही अटेम्प्ट कर जाते हो, और दैट कॉज योर फेलियर। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि वो जो सिंपल उसने सवाल पूछा वो सिंपल नहीं है। ठीक है, उसको जिस तरह ऐसे का टॉपिक डी कोड कर रहे हैं ना, उस सवाल को अच्छी तरीके से डी कोड करें कि वो एक्चुअली पूछ क्या रहा है, और फिर उसका जवाब करें, जवाब दें उसके रेलिवेंट। जिस तरह इमाद ने बताया कि भी यूज सोर्सेज वेयर नेसेसरी, और नेसेसरी सोर्सेज को ध्यान से यूज करें। उसमें आयात हैं, जिस तरह बताया, आयात हैं, अहादीस हैं, फिर वलियों की मतलब जो हमारे जो औलिया हैं उनकी कोट्स हैं। इसी तरीके से हमारे, हाँ, जो सोर्सेज है, आप जो रिकमेंडेड बुक्स हैं और जो रिकमेंडेड ऑथर हैं सीएसएस के, उन रिकमेंडेड में मिसाल के तौर पे डॉक्टर हमीदुल्लाह हैं, तो उनको आप जरूर साइट करें। ठीक है, अल्लामा इकबाल को साइट करें। ये वो क्या इसका नाम है, सोर्सेज हैं या वो पर्सनैलिटीज हैं जिनके बाय एंड लार्ज जो लोग होते हैं वो बायस्ड नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। अब हम आ रहे हैं अनदर बिग हेडेक फॉर आवर विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी, जनरल साइंस एंड एबिलिटी पेपर। तो बताइएगा, क्या आपका कैसा एक्सपीरियंस था, कैसे प्रिपेयर किया आपने अमाद? बाकी इस बात से करते हैं, पहले हम जब चलते हैं अली की तरफ। अली, आप बताइएगा आपने जनरल साइंस और एबिलिटी का पेपर कैसे प्रिपेयर किया, क्या एक्सपीरियंस था, और क्या आप चीज जो है वो हमारे जो ऑडियंस उस पर कमेंट करना चाहेंगे? मैं जो है ना सबसे पहले इस पेपर के बारे में एक ही बात करूंगा कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, तो अब जो चीजें हैं वो हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें आप उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो आपको फिर उन चीजों के साथ ही एडजस्ट करना चाहिए। ठीक है, आप इस चीज को देखते रहे, रोते रहे कि यार व्हाट आई विल डू, ये कैसे करना है, क्या करना है, नहीं हो रहा, ये तो होना ही नहीं है, ये तो ऐसे हो जाएगा वैसे, मतलब इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन है, आप जब इस सारी इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको खुद आइडिया होगा, आपका एक अपना आइडिया जनरेट होगा। ठीक है, और मैं या कोई भी आपको जो आइडिया दे रहा है उसको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको अडॉप्ट करें, बट ये कि उसको माइंड में रखें कि यार ऐसा हो सकता है, अगर मेरे पास कोई नई बेहतर चीज़ आ रही तो ये हो सकता है। अब इसमें जो सबसे बेहतर चीज़ है ना, एक तो आप आउटलाइन को फॉलो करें। ठीक है, जो चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, जो साइंटिफिक चीज़ें टर्म्स हैं, उसको आप साइड पे कर लें, उसको चैट जीपीटी
या इन चीज़ों से ना समझने की कोशिश करें, ठीक है? और एक लिमिट तक समझने की कोशिश करें। ये ना कहें कि ये नहीं समझ आनी तो दुनिया ही खत्म है, ठीक है? नहीं समझ आ रही तो ओके फाइन, नहीं आ रही, छोड़ दें। सेकेंडली जो है ना इसके जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पास पेपर्स हैं, सॉल्व पड़े हुए सीएसएस प्रेप फोरम पे, उनको कॉपी पेस्ट करके अपने पास रखें, ठीक है? वो उनको तो एटलीस्ट क्रैम करें, मैं तो क्रैम ही कहूँगा, जो चीज़ें क्रैम करने वाली हैं। जो उसमें ज़ाहिर है कुछ चीज़ें हैं जो हमारी करंट अफेयर और इन चीज़ों से रिलेटेड हैं, जो हमें चीज़ें समझ आती हैं, जैसे फॉरेस्ट हैं, वाटर क्राइसिस, या इस तरह की चीज़ें, वो तो हम खुद कर सकते हैं और करनी चाहिए, ठीक है? जो चीज़ें नहीं कर सकते हैं, जो चीज़ें हमको नहीं समझ आ रही, किसी तरीके से भी समझ नहीं आ रही, उनको तो आप क्रैम करें, ठीक है? उनका आइडिया लें, उनको समझें, ठीक है? ज़्यादा समझें, लेकिन क्रैमिंग का टच भी उसमें दें, ठीक है? पास्ट पेपर से कर लें, और उसके बाद जो मैंने आपको बताया आउटलाइन, जो आप बुक के जो भी सोर्स आप कर रहे हैं, उसको भी साथ-साथ चलाएँ, ठीक है? अब ये तो था साइंस पोर्शन की बात, ठीक है? जो एबिलिटी पोर्शन है ना, इसमें से आप देखें कि आप कौन-कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? आपको कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं। पहले तो उन पे अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है? सबसे पहले जो आपकी स्ट्रेंथ है। उसके बाद जो चीज़ें नहीं आपको समझ आ रही, ठीक है? फिर उन पे थोड़ा-सा फोकस करें कि यार वो कैसी चीज़ें हो सकती हैं। मैं समझता हूँ जो एबिलिटी पोर्शन है, ये जैसे-तैसे करके ना फिर भी हमें कुछ ना कुछ बचा जाता है। अब जो साइंस पोर्शन है ना, उसमें तो पेपर चेंज होता रहता है। कभी वो बिल्कुल ही किस वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन वाले पोर्शन से उठा के पेपर दे देता है, ठीक है? कभी एनवायरमेंटल के पोर्शन से दे देता है। अब एनवायरनमेंट से देगा तो वो तो हम चलें टैकल कर लेंगे समहाउ, बट इससे अगर कहीं हट के कहीं और चला गया, तो वो थोड़ा-सा इश्यू हो जाता है, ठीक है? तो आपने उसके क्वेश्चंस को, पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चन है ना एबिलिटी के पोर्शन के भी, उनको समझना है, ठीक है? और उसकी आपने कुछ ट्रिक्स बनानी है कि यार ये अगर क्वेश्चन आ गया तो मैंने कैसे इसको करना है, ठीक है? तो उसकी फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब जैसे परसेंटेज वाला कोई क्वेश्चन है, तो मैंने उसकी एक ट्रिक बनाई थी कि जो है ना 100% है ना, उसको जो भी एक नंबर दिया हुआ है, 50,000 है, तो 50,000 के साथ मैं उसको 100% को जो है ना डिवाइड कर लूँ कि 1% पे कितना वो आ रहा है, ठीक है? ये 500 आ रहा है, ठीक है? तो उसको फिर बंदा मल्टीप्लाई कर करके सॉरी प्लस कर करके फिर बंदा उस पॉइंट पे पहुंच जाता है कि यार इसने इस चीज का इतना परसेंटेज मांगा है, तो मैं इसको ये मैंने 100 के साथ किया था, तो 1% पे 500 आ रहा था, तो इतने मैंने परसेंट ऐड किए, तो इसका आंसर इतने यहाँ तक बन रहा है। तो यानी आपने अपनी ट्रिक्स बनानी है इसको, ठीक है? वो चैट जीपीटी भी आपको ट्रिक्स दे सकता है और खुद भी आप अपने ट्रिक्स कर सकते हैं, ठीक है? तो इस पेपर को आपने बड़े ध्यान से करना है, ठीक है? कि आपके कुछ ना कुछ जो भी है, और हाँ, इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मैं मिस कर गया, कि इसका जो है ना दूसरे पेपर का भी ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट इसके तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है? वो आपने पास पेपर से या जो कोई बुक है एमसीक्यूज़ की, उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? दूसरों का भी पढ़ना है, बट इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। उसकी रीज़न ये है कि ये 3 पेपर का कॉम्बिनेशन है, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और जनरल साइंस एंड एबिलिटी का। इन तीनों में आपने कुल मिला के 120 मार्क्स लेने हैं, ठीक है? अब जनरल साइंस एंड एबिलिटी में जो आपने कर दिया, वो तो आपके नंबर काट नहीं सकता, वो आपके नंबर वही रहने हैं। बट पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर में ये एग्जामिनर का मूड है हर साल, कि एक साल ऐसे भी हुआ था कि लोगों के 5-5, 6-6, 7-7 नंबर आए थे पाकिस्तान अफेयर में। तो वो कहते थे यार 10-10 तो हमारे एमसीक्यूज ठीक हैं, 5 नंबर कैसे बन सकते हैं? ठीक है, ये एक एफपीएससी की साइंस है। तो इस पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करता। बट ये बात है कि आपको इस पेपर को हर तरह से कवर करने की कोशिश करनी है, ताकि आपके 120 वाला एटलीस्ट स्कोर जो है ना, वो आपका अचीव हो जाए। अगर पाकिस्तान अफेयर या करंट अफेयर में से कोई हिट भी होता है, तो आपके इसमें से कुछ ना कुछ कंपैरेटिवली अच्छे मार्क्स आने, बट अगेन घबराना नहीं है आपने। दूसरे पेपरों पे इसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। जीएमआर अच्छा, तैयारी के लिहाज से तो अली ने कर दी है बात, लेकिन मैं थोड़ी बात करूंगा जो करवी है, बहुत करवी और हकीकत पे मबनी है। वो ये है कि इस ना पेपर के 3 हिस्से हैं, एमसीक्यूज, जनरल साइंस पोर्शन और एबिलिटी। आपको एमसीक्यूज बहुत बचा सकते हैं। वो इस तरह से कि आपके एमसीक्यूज प्रिपेयर्ड होंगे ना, तो ब्लड से आपको 20 में से 15-16 एमसीक्यूज आते हैं ना, वो बड़ा अच्छा लगे। मैं अपनी ज़ाती एक्सपीरियंस पे बात कर रहा हूँ, कोई इख्तिलाफ करना चाहे तो कर सकते। 15-16 एमसीक्यूज आपके हो जाए तो आपको एक बड़ा एज मिल जाता है। दूसरी बात ये है कि अब रहेगी जनरल साइंस और एबिलिटी की बात। देखें, तैयारी व्यारी सब अपनी जगह, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। गेम बनती है पेपर करते वक्त। पहली बात तो ये है भाई, पेपर का एक प्रेशर होता है, ठीक है। बात है कि जनरल साइंस का ये टोटल ना आपने करने होते हैं 4 4 4 4, हाँ 16 सवाल करने होते हैं।
16 क्वेश्चंस करने होते हैं। अगर मैं डिवाइड करता हूँ 3 आवर्स एंड 45 मिनट्स को 16 के ऊपर, तो तकरीबन एट एन एवरेज आपके पास एक सवाल करने के तकरीबन 13 मिनट है, वन क्वेश्चन को करने के 13 मिनट्स इन 16 सवालों को। बात ये है कि भाई जो जनरल साइंस का पोर्शन है ना, आपने अगर पढ़ा हो ना तो वो हो जाता है, ठीक है। जहां तक एबिलिटी की बात है ना, एबिलिटी भी हमने तैयार की तो हो तो जाएगी, लेकिन सवाल ये पैदा है कि हम मैं विजुअली इम्पेयर्ड, ठीक है। आप राइटर लें या कंप्यूटर लें, आपको डेफिनेटली आपके ज़हन में होना चाहिए कि या जो आपकी एबिलिटी का पोर्शन है ना, ये आपको कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा या हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप उधर पेपर में बैठे तो आपका ये एबिलिटी का पोर्शन कंप्लीट हो। ये चीज, ये एक रियलिटी है, आपके ज़हन में होनी चाहिए। अब इस रियलिटी को कोप करने का क्या तरीका है? कोप करने का तरीका अपना जनरल साइंस जितना हो सकता है तगड़ा करें, जितना हो सकता है तगड़ा करें, अपने एमसीक्यूज पे काम करें, और एबिलिटी को भी जितना आप कर सकते हैं उतना करें। ऑन द डे ऑफ पेपर आपने जनरल साइंस को जितना मैक्सिमम हो सके सॉल्व करना है, एमसीक्यूज को जितना हो सके सॉल्व करना है, और एबिलिटी के लिए भी एट द सेम टाइम एक प्रॉपर टाइम सेव करना है। क्योंकि एबिलिटी लिखते हुए आप बंदे को लग पता जाएगा, जब आप एबिलिटी लिखेंगे, एक फैक्ट है ये, कोई इसमें झूठ नहीं है ना, इसमें पेसिमिस्टिक भी है, फैक्ट है। एबिलिटी लिखते हुए को पता लग जाएगा, क्योंकि इक्वेशंस है ना, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये एक फैक्ट है। तो ये फैक्ट आपके ज़हन में होना चाहिए, डरना नहीं है, लेकिन फैक्ट भी ज़हन में होना चाहिए। तो उस हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट जरूर करिए, फिर ये आपको बहुत फायदा दे सकता है। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। और मैं आपको बताता चलूँ, इंशाल्लाह हम सीयर के प्लेटफॉर्म से जनरल साइंस और एबिलिटी का जो तैयारी है, इसके लिए भी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे और कोई कोर्स वगैरह कोशिश करेंगे कि अरेंज करें कि विजुअल इम्पेयर्ड कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैंने तैयार किया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए तैयार किया है, और इस दफा जो मैंने पेपर दिया तो मुझे लगा था कि ये डुएबल है, पेपर 100% डुएबल लगा, अगर उसमें कोई सवाल इनएक्सेसिबल ना आ जाए तो। ठीक है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा हो चुका है, 1 घंटा 10 मिनट का हम ऑलरेडी जो वेबिनार कर चुके हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि जो अपना प्लेटफॉर्म है वो ओपन करते हैं तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए कि वो क्वेश्चन करें, और इसी दौरान, इसी के दरमियान ही हम करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का जो हमारा पेपर कंपलसरी रह गए हैं और ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर बात कर लेंगे। ठीक है, तो मैं टेक्निकल टीम को रिक्वेस्ट कर Speech mode off. Speech mode deep. Speech mode talk. Reset Mac MGZ Google Chrome button expanded contributors. Problems. Your internet connection is passing back left closed. Button collects host controls. Expanded host controls panel is open. Side panel close button. Host management switch on. Let contributors share their screen switch off. Let contributors send reaction switch on. Let contributors turn on their microphone switch off. On. Host controls button collapsed. जी। नुमान, आप Speech mode on. अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। जी सर, ये क्वेश्चन है तो उसकी वर्ड की लिमिट कितनी होनी चाहिए और हेडिंग्स कितनी होनी चाहिए स्कोर लेने के लिए? हाँ, अच्छा, आपने 2-3 चीज़ें पूछ ली हैं, हेडिंग्स कितनी होनी चाहिए और वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए। देखें, हेडिंग्स तो हम एक आधी शायद कम ज़्यादा कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है। अदरवाइज़ तो जो क्वेश्चन है ना, उसकी डायमेंशंस कितनी है, एक क्वेश्चन में उसने कितनी चीज़ें पूछी हुई हैं। अब मेरे पास पेपर नहीं पड़ा हुआ, करंट अफेयर या पाकिस्तान अफेयर का पेपर था, उसमें कुछ 3-4 चीज़ें उसने पूछी हुई थी कॉमे लगा-लगा के, ठीक है? तो अब हम अगर उस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो हमने उनकी सारी चीज़ों को डायमेंशन को कवर करना है, ठीक है? अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द सेक्टर्स आई.ई. फॉर एग्जांपल यानी एग्रीकल्चर, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट, Speech mode off. टेक्सटाइल, या इस तरह की इस 3-4 चीज़ें उसने लिख दी हैं एक पेपर में कि इन सेक्टर्स में इन जगहों पे क्या इश्यूज हैं। तो हमने एग्रीकल्चर को भी डिफाइन करना है, डिफाइन मीन्स कि उसकी इश्यूज बताने हैं, वाटर मैनेजमेंट के जो इश्यूज हैं, टेक्सटाइल सर्विसेज, या जो भी हमारे सेक्टर्स हैं, ये 3 सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल सर्विसेज या ऐसा, तो हमने उन सबको अलग-अलग से करना है, ठीक है? हाँ, इसमें जो 1 या 2 हेडिंग्स हम खुद से ऐड कर सकते हैं कि उसमें हम एक ओवरव्यू दे सकते हैं, उसका हेडिंग दे सकते हैं, या फिर कंक्लूजन से पहले एक क्रिटिकल एनालिसिस की हम हेडिंग दे सकते हैं। अदरवाइज तो वही हेडिंग्स हैं जो क्वेश्चन की डायमेंशंस है, ठीक है? उसको हम कैसे कम ज़्यादा अपने हिसाब से अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अच्छा, अब सेकंडली आपने वर्ड लिमिट का पूछा, तो मैं समझता हूँ कि इस एग्जाम में ना कोई वर्ड लिमिट का सीन है ही नहीं, ठीक है? लोगों ने 1500 वर्ड पे भी ऐसे पास किया हुआ है, 14-13
1500 पे भी, ठीक है, और 2500 3000 पे भी फेल हुए लोग, ठीक है। ये नहीं कि आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे की, तो वर्ड लिमिट वाला तो सीन नहीं है, ठीक है। बट फिर भी जो मैं समझता हूँ ये है कि अराउंड एक क्वेश्चन जो है ना, अराउंड आपका 500-600 वर्ड्स का होना चाहिए, ठीक है। अब ज़ाहिर से कोई डिफर भी कर सकता है कि नहीं इतने का नहीं इतने का होना चाहिए, बट मेरा जो है ओपिनियन कि अराउंड 600 वर्ड्स तो एक जो है ना, ताकि आपका जो पेपर है वो कुछ 2000 प्लस वर्ड्स पे तो जाए, ठीक है। तो आई थिंक आपने ये दो ही चीजें पूछी थी और दोनों मैंने आपको बता दी हैं। तो मैं जाएंगे मादा। हाँ, मैं इसमें ऐड जरूर करना चाहूंगा तो where population growth, governance gaps, non-traditional security threats, and intense fiscal stress are converging to heighten the national vulnerability. इसको एनालाइज करना था और इस पे अपने पॉलिसी स्टेटमेंट्स देंगे। अच्छा, अब इस सवाल में आप देखोगे डायमेंशंस कितनी है, 4 5 6 डायमेंशन। यार आपने टाइम मैनेज करना है उधर। देखो आपने एक सवाल तो करना नहीं, हमें हाँ, मैं 4 इसी सवाल क्वेश्चन करने की हैं। बात कर रहा था। हाँ, यही था ना। हाँ, 4 सवाल करने हैं आपने। आपके पास 20 मिनट्स ऑलमोस्ट आप लगा रहा हूँ एमसीक्यू में लगाओगे और अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट आप एमसीक्यू पे लगाओगे और तकरीबन 3 घंटा 30 मिनट होगा जिसमें आपने 4 सवाल करने हैं। तकरीबन पर क्वेश्चन आपने 52.5 मिनट्स में कंप्लीट करना है, चाहे कंप्यूटर पे कर रहे हो या राइटर के जरिए से कर रहे हो। तो यार आपने ये मैनेज करना है टाइम। तो जो लेंथ ऑफ द क्वेश्चन है दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, कितने डायमेंशन है उसके हिसाब से बताओ। अब इस क्वेश्चन में आप भाई हर एक डायमेंशन एक पूरा टॉपिक है जिसमें 3 4 4 सफ़े लिखे जा सकते हैं। अब आप इतना लिखोगे तो आप तो उड़ जाओगे। तो यू हैव टू मैनेज योर टाइम और आपके प्रोपोर्शन ऑफ द क्वेश्चन उस हिसाब से डिवाइड होने चाहिए। ये असल इसका फॉर्मूला। हाँ जी जी, कोई और क्वेश्चन? मैं भी बिल्कुल एग्री करूंगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो आपको बता देता है कि भी इसके अंदर हेडिंग कितनी बनेंगी। अगर आपको ये नहीं ना समझ में आ रहा कि भी इतनी हेडिंग कितनी बनेंगी और क्या होगा, तो इसका मतलब आप वो क्वेश्चन डी कोड नहीं कर पा रहे। आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दो। आपके पास 8 में से 3 4 मतलब क्वेश्चन छोड़ने की ऑप्शन होती है, उस क्वेश्चन को आप छोड़ दो, ठीक है। और दूसरा, वर्ड लिमिट से ज्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट ये है कि आप टाइम मैनेज करो। आपके पास एक क्वेश्चन करने के लिए रफली 45 मिनट्स हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। उसमें आप जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। अच्छा, कोई और क्वेश्चन जी? हैंड रेज कीजिएगा। अच्छा, मीनवाइल जितनी देर तक कोई सवाल नहीं आता तो मैं अपने जो दोनों पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इस दफा का जो करंट अफेयर का पेपर है वो उनको कैसा फील हुआ, और वो कौन से सोर्सेज थे। ये जो बड़ा कॉमन सवाल है कि वो कौन से सोर्सेज हैं, ये वो कौन सी जगहें हैं जहाँ से उन्होंने करंट अफेयर्स तैयार किया है। तो पहले मैं इमाद आपसे पूछूंगा कि आपने वो कौन सी जगह है जहाँ से करंट अफेयर्स तैयार किया, और इस दफा का आपका करंट अफेयर्स का जो पेपर है वो आपको कैसा फील हुआ? यार करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स के बारे में सिर्फ मैं जी, एक बात कहूँगा। जी आपका इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं। जी जी जी। जी, करंट अफेयर और पाक अफेयर के बारे में सिर्फ एक बात है, बुक्स हैव बिकम रिडंडेंट। किताबें फारिग हो चुकी हैं कम से कम जो इन 2 पेपर्स के हवाले से मैं बात करूँ, क्योंकि दुनिया के हालात इतनी तेजी से तब्दील हो रहे हैं कि आप महज एक किताब पे रिलाई नहीं कर सकते। तो ऑनलाइन सोर्सेज, रीड आर्टिकल्स एंड वॉच वीडियोस। जो डे टू डे बहुत अच्छे अच्छे लोग वीडियोस बना रहे हैं। फैसल वराइच जो हैं वो बहुत अच्छी वीडियोस बना रहे हैं आजकल। अभी ये ईरान का मसला चल रहा है तो वो हर उनके थोड़ी देर बाद एक लाइव स्ट्रीम होती है, तो वो जरूर इस तरह की चीजें अटेंड करें। वर्ल्ड इन फोकस के यूट्यूब चैनल है, उसको अटेंड करें। ये यूट्यूब इज अ ग्रेट सोर्स, आप उसको यूज करें। एआई के ऊपर बहुत तेजी के साथ हमें अपडेट्स मिल रही हैं। गूगल के ऊपर बहुत से ज्यादा इन ऑनलाइन सोर्सेज पर रिलाई करें क्योंकि अब रियल टाइम डाटा मैटर कर रहा है। जी अली, आप बताइएगा अब आपका क्या फीलिंग थी, क्या एक्सपीरियंस था, और आपने कहाँ से प्रिपेयर किया? अच्छा, मैं ना पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर को एक ही तरह से डील करूंगा। सबसे पहले जो इसको प्रिपेयर करने का तरीका है ना, वो ये कि आप एक टॉपिक्स की लिस्ट बनाएं, ठीक है, कि 10 15 20 जितने भी टॉपिक्स हैं। वो टॉपिक्स आप कैसे बना सकते हैं? एक तो आप अपनी गट फीलिंग पे बना सकते हैं कि यार ये टॉपिक या ये आइडिया मुझे लग रहा है कि ये आएगा पेपर में, ये आना चाहिए, ठीक है। नंबर 2,
डिफरेंट एकेडमीज जो मेंटोर्स या जो भी लोग हैं ना वो अपनी लिस्ट दे देते हैं हर साल सीएसएस से कोई एक आधा महीना 2 महीने पहले कि यार ये टॉपिक्स आएंगे। वो 2-3 मेंटोर्स या जो भी लोग हैं ना उनकी लिस्ट को उठाएं, उनमें से जो टॉपिक सेम है ना उनको तो रख लें, ठीक है। यानी अब 2 लोगों ने 3 लोगों ने एक ही टॉपिक दिया हुआ तो ज़ाहिर है आप एक ही रखें ना। तो उस तरह भी आप उसको सबके टॉपिक्स को जरा देखेंगे तो 15 एक टॉपिक्स बनते हैं, 15-20 मैक्सिमम, ठीक है। और वो जो 15 एक टॉपिक्स है ना वो आपके पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर में नहीं बल्कि 12 के 12 12 हाँ 12 के 12 पेपर्स में ही काम आते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको कोट करना पड़ जाता है, कहीं ना कहीं उनकी रेलेवेंस होती है या कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। एक तो आप पहले टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ, सेकेंडली जो चीज है ना इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स की एक ही लिस्ट बनाओ कि पाकिस्तान का लास्ट टाइम जो लास्ट ईयर का बजट था कितना था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कितना डेफिसिट था, ठीक है, एक्सटर्नल डेब्ट कितना है, ठीक है, इन्फ्लेशन क्या है, यूथ की क्या है, विमेन कितनी है, मेल फीमेल कितनी रेशो है, लिटरेसी रेट कितना है। यानी इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास होने चाहिए और वो आपने रट के जाने पेपर में, वो हर पेपर में आपको काम आएंगे, खास तौर पे इधर पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर में। तो ये 2-3 चीजें जो आपने इन पेपर्स के लिए करनी है, ठीक है। उसके बाद अब सोर्सेज क्या थे, सोर्सेज ये हैं कि एक तो इन्होंने वर्ल्ड इन फोकस का बताया, ठीक है, वो अहमद अली नकवी है। एक क्विक रिव्यू के नाम से एक चैनल है यूट्यूब पे, उसको फॉलो करें, ठीक है। और एक अल जजीरा, ठीक है, वो अपना एक कन्वर्सेशन टाइप एक वो रखते हैं, जो भी इशू चल रहा था ना उस पर वो करते हैं। उससे तो एक कि आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी होंगी और उसमें जो टर्मिनोलॉजीज की बात हो रही थी वो यूज करते हैं और आपको उनका रियल टाइम यूजेज पता लगेगा, क्या ये टर्मिनोलॉजी या टर्म यहाँ पे यूज हो रही है, इसको ऐसे यूज करना है। तो वो आपको पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर में बड़ा हेल्प आउट करेगी। तो आपने हर चैनल हर चीज को फॉलो नहीं कर लेना, ठीक है, बी प्रिसाइज, ठीक है। ये स्मार्ट स्टडी है, ये हार्ड वर्क नहीं है, स्मार्ट स्टडी है, ठीक है। आपने स्मार्ट स्टडी करनी है। उसके बाद फिर देख लें आप डॉन के जो है ना उसका एक यूआरएल बना के अपने डेस्कटॉप पे या कहीं रख लें, ओपिनियन जो उसका सेक्शन है उसका, सॉरी यूआरएल कह रहा हूँ, शॉर्टकट उसका बना लें, एक्सप्रेस का बना लें, उनको खोलें डेली, ठीक है। उनको देखें यार किसका आर्टिकल आपको मजे का लग रहा है, जो आपको मजे के आर्टिकल लग रहे हैं उनको उनकी रीडिंग करें, उनको समझें, उनकी समरी लिखने की कोशिश करें, ठीक है। अगर बिल्कुल ही बात नहीं समझ आ रही तो उसको चैट जीपीटी में डाल के उसकी लैंग्वेज और उन चीजों को सिंप्लीफाई करके उसको समझें, ठीक है। तो ये पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और इन्हीं 2 पेपर्स ने आपके दूसरे पेपर पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है इन 2 पेपर्स का, इसलिए आपने। और सेकेंडली जो आपको पहले बताया जनरल साइंस एंड एबिलिटी का डिलेमा कि उस इन तीनों पेपरों में 120 मार्क्स लेने हैं, तो ये अच्छे पेपर प्रिपेयर होंगे तो 120 मार्क्स बनेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों पेपर्स। जी नियाज, अब आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल कीजिए। इसके बाद हसन आप कर लीजिए उसको। Ji, Assalamualaikum, and first of all, thank you so much, this amazing team, for having me the opportunity to ask my query here. Basically, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग इस CSS के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, सो रादर वी हैव टू मेंशन कि हम लोग की नीड्स क्या है इस एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, कि हम राइटर के साथ आएंगे या फिर कंप्यूटर के साथ देंगे। कोई स्पेसिफिक मेल करनी पड़ती है, यहाँ पे खुद ही वहाँ पे टूल ओपन हो जाता है जिसके ज़रिए हमें वहाँ पर बता दिया जाता है। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि जब हम लोग राइटर के साथ दे रहे होते हैं तो तब हार्ड कॉपी ज़ाहिर सी बात क्वेश्चन की होगी, लेकिन जब हम लैपटॉप पे दे रहे होते हैं तो क्या हमारे पास वर्ड फाइल दूसरी भी होती है जिसके अंदर वो क्वेश्चन पेपर हमें दिया जाता है और उसको हम लोग उसी स्क्रीन रीडर से सुन के कर लेते हैं। और थर्ड क्वेश्चन मेरा था, रियली सॉरी थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन हो गए क्योंकि मैं ज़्यादा क्यूरियस था। थर्ड क्वेश्चन मेरा ये था कि हम अपने जो लैपटॉप्स हैं एप्पल के, मैक, ये लेके जा सकते हैं या स्पेसिफिकली विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये चीज़ लिमिटेड है, और अपना लैपटॉप लेके जा सकते हैं कि उनकी तरफ से ही प्रोवाइड किया जाएगा? जी अभी रिस्पॉन्ड कीजिएगा, 3-4 सवाल को उन्होंने कर लिए। अच्छा, सबसे पहले बात है कि आप एफपीएससी की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप वीगली इम्पेयर्ड या कोई डिसेबल है, स्पेशल पर्सन है, आपने कंप्यूटर लेना है, राइटर लेना है, वहाँ पे ऑप्शन होता है, आपने वहाँ पे मेंशन करना होता है जब आप एमबीबीटी के लिए अप्लाई करते हैं या सीएसएस के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। और जी जी सेकंड, हाँ सेकंडली आप अपना लैपटॉप कंप्यूटर वहाँ पे कुछ भी नहीं ले जा सकते, उनका अपना लैपटॉप, वो सारा कुछ अपना देते हैं और उसमें विंडोज इंस्टॉल होती है, ठीक है। थर्ड ये जी कि जी वो जो वर्ड है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो बिल्कुल आपको क्वेश्चन पेपर उधर देते हैं कि आप चाहें तो उसी
फाइल में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, एक फाइल अलग बना लें, 2 अलग बना लें, नोटपैड में कर लें, जैसे आपको ईज़ी लगे। आपने बस पेपर उनको अटेम्प्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में आपने उनको देना है, ठीक है? जब आपका टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है? वो जिस मर्ज़ी आप फाइल में अटेम्प्ट कर लें, ठीक है? और कोई क्वेश्चन था या यही थे? जी बस ये क्वेश्चन थे। एक छोटा-सा क्वेश्चन अभी और मेरे पास आया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जी, जब छोटे हम बड़े सारे कर लें आज। जी, बताएँ, कोई बात नहीं। जब हम माइक्रोसॉफ्ट बहुत शुक्रिया आपका। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अटेम्प्ट कर रहे होंगे पेपर, तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा एमसीक्यूज़ का, तो उसमें हमें ऑप्शंस ए, बी, सी, डी मतलब हाँ, आप हाँ, बताएँगे किस एक तरह मैं से समझ वो गया हूँ। सेटिंग करनी आपने है? आपने उसको सिर्फ़ इटैलिक बोल्ड करना है, ठीक है? वो आपको बता देंगे या आपने उनको कहना है कि जी मैं इसका जो राइट आंसर मुझे लगता है ना, मैं उसको इटैलिक कर रहा हूँ या बोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है? आपने ए, बी, सी, डी जो भी आपको ऑप्शन ठीक लगता है, आपने उसको इटैलिक बोल्ड कर देना है और उस फ़ाइल को सेव कर देना है, वो खुद ही प्रिंट ले लेंगे, उनको समझ आ जाए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। इमाद, आप अगर कुछ ऐड करना चाहें? अली ने दे दिया है इसका जवाब, ये काफी प्रिसाइज क्वेश्चन था, मैं अगले का दे देता हूँ, टाइम हमारा बच जाएगा ना। चलो बिल्कुल। हसन शहजाद, आप क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। पहले तो इस प्लेटफ़ॉर्म का बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल साबित होता रहा है ये हमेशा। फुरकान भाई का बहुत शुक्रिया, वो हमेशा ऐसे ही कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, मॉडरेट कर रहे होते हैं। दूसरा मेरा जो सवाल है वो कुछ थोड़ा ऐसे ही है, टेक्निकल इन नेचर ही है, क्योंकि जो प्रिपरेशन के रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपने ज़्यादातर डिस्कस कर ली हैं। तो अब ये है कि मिसाल के तौर पे जब आप एमपीटी वगैरह अटेम्प्ट कर रहे होते हैं या जब पीपीएससी के पेपर दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो उर्दू में लिखा होता है पेपर के ऊपर सवाल, वो एक्सेसिबल होता है वहाँ पर? एक चीज़ मेरी ये है, मेरा मतलब कि वो कैसे वो हमें को वो पढ़ के सुनाते हैं कि हमें हमारा स्क्रीन रीडर ही पढ़ के सुना देता है, यानी कि उसको उस तरह उन्हें सेटिंग वगैरह उसकी इस तरह से अडैप्ट की होती है। और दूसरा पीपीएससी के मुतालिक शायद ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, शायद एमपीटी में भी ऐसा होता होगा, आप मुझे बताइएगा। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपने मुख्तलिफ किस्म के एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो अब वहाँ पे हम यानी कि वो बबल शीट हमारे साथ बैठ के फिल कर रहे होते हैं साथ-साथ, या बस हमारा पेपर वही होता है जो हमने पेपर में कर दिया है? जो क्योंकि मैं पेपर जब मैं एमसीक्यूज़ जब अटेम्प्ट करता हूँ ना, तो मैं कुछ एमसीक्यूज़ छोड़ देता हूँ जो मुझे नहीं समझ आ रहे होते हैं। तो मैंने क्योंकि अब तक 2 पेपर दिए हैं राइटर के साथ, तो मैं उसको कह देता हूँ कि यार तुम पेपर के पीछे ना ये नंबर लिखते जाओ, कि ये जो मैं एमसीक्यूज़ छोड़ रहा हूँ। तो मैं इस चीज़ को, ताकि फिर मैं उनको बाद में अगर मेरे इतने एमसीक्यूज़ हो जाएँ 70-75, तो फिर मैं उनको छोड़ा जाने देता हूँ। अदरवाइज़ फिर मैं उनमें से करता हूँ, अटेम्प्ट करता हूँ। तो मैंने मुझे यह पता होना चाहिए कि मैंने कौन सा एमसीक्यू छोड़ा है, वो मैं राइटर से लिखवा देता हूँ। तो पेपर के कंप्यूटर के ऊपर मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ? कंप्यूटर पे कैसे कर सकते हो? अच्छा, जो उर्दू का है ना, उर्दू का वो सादी सी बात है कि मुझे ये बताओ, आप पार्शली ब्लाइंड हो फुली ब्लाइंड? नहीं, मुझे स्क्रीन पे कुछ पता नहीं चलता, मैं अच्छा, फुली ठीक। ब्लाइंड हूँ। क्योंकि दो कंडीशन है ना, एक पार्शली होते हैं और एक फुली होते हैं। अच्छा, अगर तो आपने जैसे बताया कि स्क्रीन पे नहीं है, तो फिर आप इन्विजिलेटर को कहोगे, वो आपको उर्दू का जो है वो सारा डिटेल से बता देगा। जाहिर बात है कि आपको जरा अपने कान और होश जरा एक्टिव रखने पड़ेंगे, क्योंकि जाहिर बात है वो भी इंसान है, वो फिर बार बार कितनी दफ़ा रिपीट करेगा एक जुमला। तो आप कोई उसका टेक्निक जरूर फिगर आउट कर लेना कि उसको याद रखने का क्या टेक्निक है, ठीक है? तो सबसे अच्छा होता है कि वो बोल रहा हो तो साथ ही वर्ड की फाइल खोल के रोमन अंग्रेजी में, जैसे हम ये व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, लिख लिया कि हाँ ये कह रहा है वो बात। दूसरा सवाल आपको ये है कि एमसीक्यूज के बबल शीट होती है, क्या सवाल है दूसरा? दूसरा क्वेश्चन उनका था कि जो एमसीक्यूज हैं, पीपीएससी का तो उनका एक्सपीरियंस है, लेकिन वो कह रहे हैं कि एफपीएससी में क्या तरीकाकार होता है कि अगर बिलफर्ज आपको एमसीक्यू कोई नहीं आता, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हो? कि मतलब क्या आप आपके साथ जो वो बैठा होता है उसको आप खुद बता देते हो कि भाई यार ये मुझे बाद में रिमाइंड करवा देना कि मैंने अटेम्प्ट करना है, या हाँ हाँ मतलब हाँ, कि उसको छोड़कर क्या ऑब्वियस करते बात हो? है। ऑब्वियस बात है कि यार अगर तो राइटर ले रहे हो तो आपके पास राइटर होगा और उसके बाद बबल शीट होगी। आप उसको बताओगे भाई 1 का ए है, वो 1 का ए फिल कर देगा। 2 नहीं आता आपको, अगर 2 छोड़ दो। तो अब जाहिर बात है कि राइटर तो देख रहा है ना, तो बबल्स जो आपको नहीं आते उसके बबल्स वहां पे छूट जाएंगे। जब आप एक दफा पेपर पूरा कर लोगे और उन सवालों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे जो छूट गए हैं, तो वो राइटर आपको बता देगा सर आपको ये सवाल छूट गए। दैट्स इट। और अगर कंप्यूटर पे कर रहे हो, हाँ कंप्यूटर पे ये होता है, मैं ऐसे किया था कि मैं ना कंप्यूटर पे जो नंबर ऑफ द एमसीक्यू होता है ना, जैसे लिखा होता है कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग होती है उसको मैं वो कर लेता था, हाईलाइट कर लेता था कि यार ये मुझे अभी नहीं आता, मैं उसको हाईलाइट करके आगे चला जाता था। फिर जो टाइम मेरे पास होता था तो मैं वो हाईलाइटेड क्वेश्चंस जो थे उनको सॉल्व कर लेता था, और वहां से हाईलाइटिंग रिमूव कर देता था ताकि वो कोई मसला ना कर कहीं कि आपने क्या किया। बस
मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। सॉरी, मैं ना मेरा मेरा ना फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैंने अब लैपटॉप से ज्वाइन किया। मुझे काइंडली रिपीट कर सकते हैं? बाद मैं सुन नहीं सका। पहला सवाल, दूसरा क्वेश्चन ना। नहीं, पहला जहाँ पे आप बता रहे थे ना कि उर्दू में या तो आप खुद पढ़ सकते हैं, तो दूसरा क्या होता है? उर्दू में बेटा, या तो अगर आप तो पार्शियल ब्लाइंड है तो पार्शियल ब्लाइंड बच्चे तो नॉर्मली देख लेते हैं ना उर्दू का नहीं, स्क्रीन पे। वो नहीं अगर देख आप सकते। फुली ब्लाइंड है तो फिर वो जो इन्विजिलेटर होता है वो आपको बता देता है कि जी ठीक है, ये सवाल लिखा हुआ है, और आप उसको या ठीक। मेमोराइज कर लें या फिर वर्ड फाइल खोल लें, उसमें जैसे व्हाट्सएप पे टाइप नहीं करते हम हाँ जी, हाँ जी। रोमन अंग्रेजी में, वो लिख हाँ लें जी। अपने पास। तो और मैं ऑप्शन दूसरा सवाल इख्तिसार से नहीं बता तो देता हूँ। नहीं, जो ऑप्शंस हैं, अब मैंने ऑप्शन मार्क भी तो करनी है, तो वो तो ऑप्शंस भी नहीं ना अच्छा, पड़े हुए। हसन हसन मैं आपको ना बिल्कुल एक समराइज कर देता हूँ। मतलब बात यह है कि जो एफपीएससी का अमल है ना, वो एक बहुत कोऑपरेटिव है। जो कम से कम उर्दू सॉरी लाहौर के सेंटर की हद तक के जो मेरा एक्सपीरियंस है ना दोनों टाइम का, वो बहुत कोऑपरेटिव है उनको। और दूसरा, वो अब ट्रेंड हो चुका है कि भी उनको पता है कि भी ब्रांड क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ठीक है, नंबर एक बात। नंबर दो, अगर आप उनसे कोई ऐसी चीज जो उनको नहीं पता और आप रीजनेबल बात कर रहे हैं तो वो आपकी बात सुनते हैं, उसको सॉल्व करने की भी पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, जो उर्दू वाला हिसाब है ना, वो उनको पता है। ये उर्दू वाला का तो अब उनको बिल्कुल अजबर है ना कि भाई कि ये उर्दू जो है हमारा जॉब नहीं पड़ता, उन्होंने आके बताना है। मिसाल के तौर पे इंग्लिश में सिर्फ एमसीक्यू नहीं है, इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन आती है, तो वो आके आप खुद ही कहना शुरू कर देते हैं, यार आप जब आपने पैराग्राफ ट्रांसलेशन वाला करना हो तो आप बुला लीजिएगा। ठीक है, तो आप जैसे चाहो मैनेज कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जो एमसीक्यूज होते हैं वो उन्होंने आधे घंटे के बाद ले लेने होते हैं। और क्या इसका नाम है, इस दौरान एफपीएससी के नॉर्मली आपके पास जिस तरह पीपीएससी में तो साथ बैठा होता है ना एक इन्विजिलेटर या एक आपका असिस्टेंट, वो इसमें साथ तो नहीं बैठा होता, लेकिन जब वो प्रिंट आउट लेने आते हैं ना, तो आप उनको जिस तरह चाहो आप उनसे उसको आप ये भी कह सकते हो कि भाई यार मुझे इसमें से बताना, मैंने अगर कोई एमसीक्यू मिस कर दिया तो आपको बता देंगे। मतलब वो जिस तरह आपको फैसिलिटेट कर सकेंगे ना, वो आपको फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है, तो ये आंसर है। अच्छा, तो अब मैं मूव थोड़ा ऑन करते हैं। अगला कोई क्वेश्चन हो तो वो अनम्यूट करके कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, खावर बात कर रहा हूँ। जी खबर कैसे कीजिएगा। यस, होप यू आर डूइंग गुड। मेरा सिर्फ सवाल ये था कि अगर हम सीएसएस एग्जाम में पंजाबी या किसी और लैंग्वेज या अलाइड सब्जेक्ट्स में उर्दू का सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, तो हमें इसके लिए राइटर मिल जाएगा या हमें जो है वो इसके लिए भी टाइप ही करना पड़ेगा पेपर? क्योंकि पंजाबी टाइप करना आपको वो पता है आपको मुश्किल राइटर मिल जाएगा उस सब्जेक्ट की। काम है जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी थैंक यू। क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं और हम अपना जो टाइम लिमिट है उसको भी पूरा कर चुके हैं। तो अब ऐसा करते हैं कि हम अपने जो दोनों गेस्ट हैं उनसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेते हैं, और जो लास्ट अगर उनके पास कुछ सजेशंस हैं तो वो लेते हैं। तो पहले अमाद आप बताइएगा आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या होंगे, आप क्या सजेशंस मतलब कंक्लूडिंग सजेशंस, बहुत सारे सजेशंस आपने दी, लेकिन कंक्लूडिंग सजेशन क्या देना चाहिए। इंक्लूडिंग सजेशन सिर्फ एक है, और वो ये कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। देखा ये आप हम लोग जिस एज में हैं, हम लोग 20s में होंगे ना, सारी बात है 21 प्लस ही होंगे, 21 से 30 के दरमियान होंगे। ये जो होती है मेक और ब्रेक वाली, आप ये कर जाएंगे, मेक कर जाएंगे। आप हिम्मत हार जाएंगे तो आप हार जाएंगे। कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते, वी कैन डू एवरीथिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बहुत अच्छा मैसेज। अच्छा, आप कोई टेक अवे मैसेज या कोई कंक्लूडिंग रिमार्क देना चाहें अली। अच्छा, ये बात है कि मैं इसमें एक चीज कहूंगा कि आप सबसे पहले ना इसको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएं। ये ना सोचें कि मैंने जो पोस्ट हैक करनी है तो मैंने फलां की ऐसी की तैसी करनी है, या मेरे कोई ऐसे हैं चीजें। और सेकंडली इसको अपने सर पे ना सवार करें, यही कुछ है, बिगनिंग एंड एंड यही कुछ है, अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं। ठीक है, इसको एक नॉर्मल एग्जाम की तरह लेके चलें। कोई बात नहीं, इसमें हो गया तो वेल एंड गुड, ना भी हुआ तो क्या है। ठीक है, और जो नेक्स्ट चीज़ है कि आप अपने रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करें। आप इसकी तैयारी करें, इसका टाइम टेबल बनाएं, प्रॉपर टाइम दें, बट उसके साथ साथ जो आपका पीपीएससी या और चीज़ें चल रही हैं उनको भी माइंड में रखें। ठीक है, क्योंकि पीपीएससी और इन चीज़ों में भी अब ऐसे की राइटिंग और इस तरह की चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, आपकी एक तो प्रैक्टिस होती रहेगी, और साथ ही से एग्जाम के लिए स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और वो कहाँ से आ सकती है, आपकी कोई जॉब हो साथ। ठीक है, कोई पीपीएससी या इस तरह की, तो उन चीज़ों को भी आपने साथ साथ चलाना है। और
सेकेंडली जो थर्ड फोर्थ किस नंबर पे बात आती है कि आपने इसमें स्मार्ट स्टडी करनी है। आपने ये नहीं कहना कि मैं आज इसको स्विच कर दूं, उसको स्विच कर दूं, ये रिसोर्सेज इन सोर्सेज पे चला जाऊं, ये अच्छा सोर्स है, ये बुक अच्छी चीज है, ये मेंटोर अच्छी बातें कर रहा है। कोशिश करें अपने आप को प्रिसाइज रखें, ठीक है। जो मटेरियल आपने एक दफा उसको अच्छे से देख लें, उसमें कोई आपको लगता है इशू है तो उसको चेंज करके एक ही मटेरियल को चलाएं, ठीक है। यानी मटेरियल मींस कि वो आपका सोर्स भी हो सकता है, कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई चैनल हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और उसमें मेंटोर भी आपका जो भी हो सकता है, जिसे आप एवेल्युएशन करवा रहे हैं या वैसे उसको यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, कहीं और फॉलो कर रहे हैं। तो प्रिसाइज रहें और स्मार्ट स्टडी करें, ठीक है। तो और डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। डिसिप्लिन रहें। और बाकी लास्ट चीज है कि जिसका ये पास होता है ना, उसको भी नहीं पता लगता है कि ये पास कैसे हुआ है, और जिसका फेल होता है ना, समटाइम उसको भी नहीं पता लगता है कि ये मेरा फेल कैसे हुआ है। तो इस तरह की चीज़ों को आपने दिल पे नहीं लेना, ठीक है। इसको एंजॉय करें और बस पढ़ें, और इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया माद आपका, बहुत शुक्रिया अली, आप दोनों ने रोजे की हालत में हमारा टाइम निकाला और हमारे जो तमाम पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बड़े अच्छे से गाइड किया, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, अपनी इंसाइट्स दी। तो ऑडियंस पार्टिसिपेंट जुड़े रहें सीयर फाउंडेशन के साथ। सीयर का अपॉर्चुनिटी बोर्ड उसको ज्वाइन करें, सीयर का वेबिनार कम्युनिटी उसको ज्वाइन करें। हम फोर्टनाइटली आपके लिए इसी तरह के वेबिनार लाते रहते हैं। आप अपनी सजेशन जरूर शेयर किया करें कि आप किस किस्म के वेबिनार चाहिए, और हम कोशिश करेंगे ऐसे वेबिनार आपके लिए लाते रहें जो आपके लिए आपके जॉब हासिल करने में या आपको आगे बढ़ने में, इंडिपेंडेंस हासिल करने में मददगार साबित हो। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूँगा। खुदा हाफिज। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज्जत कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।